सो गुड मॉर्निंग, कैसे हैं सभी? गुड। कैसे हो अंजलि? मैं को एक बार नाम भी याद करने पड़ेंगे। आपका नाम क्या है? प्रियांशु तो याद है मुझे, आई नो। एनी हो, सो हमने लास्ट टॉपिक फंडामेंटल राइट्स किया था. वी हैव ऑलमोस्ट ट्राइड टू कवर ऑल द फंडामेंटल राइट्स एंड वी डिड सम क्वेश्चन आंसर्स, सम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इट. आज हम थोड़ा उसी के ऊपर डिस्कशन करेंगे. विल गो इन डेप्थ इनटू इट. आज स्पेसिफिकली लेक्चर फोकस्ड होगा फंडामेंटल राइट्स को किस तरीके से केसेस के अंदर, जुडिशियल रिव्यू के अंदर किस तरीके से और एक्सपैंड किया गया. सो व्हाट वी विल बी डूइंग इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर टुडे, हम केसेस साथ में फंडामेंटल राइट्स को पैरेलल लेते हुए चलेंगे और विल गो इन डेप्थ इनटू इट कि क्या हुआ था उन पर्टिकुलर केसेस में जिस वजह से फंडामेंटल राइट्स को एज पर द सुप्रीम कोर्ट कुछ एक्सपैंड किया गया, एक्सप्लेन किया गया या अमेंडमेंट की गई उनमें. तो बिफोर वी स्टेप इनटू टुडेज लेक्चर, मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगी कि जब हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में हैं तो व्हाट अकॉर्डिंग टू यू कि हमारी पार्लियामेंट लॉ बनाती, जब पार्लियामेंट हमारी लॉ बना रही है तो क्या वो कंप्लीट अथॉरिटी हो गई? इट हैज़ अ कंप्लीट अथॉरिटी टू मेक द लॉज, ये हम जानते हैं. बट उसका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो कौन देखता है? एग्जीक्यूटिव देखता है. और एग्जीक्यूटिव अगर कुछ ठीक नहीं कर रहा होता तो उसको कौन करेक्ट करता है? जुडिशरी. तो इन तीनों का जो आपस में कॉम्बिनेशन है दैट मेक्स अ फंडामेंटल राइट फॉर अ सिटीजन. एक सिटीजन के लिए फंडामेंटल राइट तभी वर्केबल होती है जब ये तीनों चीज़ें उसके कोऑर्डिनेशन में हों. अब एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपके सामने लिखती हूँ कि मान लो गवर्नमेंट कोई एक पॉलिसी बनाती है, ठीक है, और उसने पॉलिसी बनाई, जुडिशरी को कहा कि उसको इम्प्लीमेंट करने लग जाओ, ठीक है. अब यहाँ पर मैं दो चीज़ें और यहाँ पर हम लेंगे. एक होता है कि उन्होंने जैसा कहा वैसा ही इम्प्लीमेंट कर दिया क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है. उन्होंने लॉज भी किसके अकॉर्डिंग बनाए? कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग बनाए. एज पर कॉन्स्टिट्यूशन लॉ बने हुए हैं, वो अपनी जगह गलत नहीं है, और एज पर लॉ जो एग्जीक्यूटिव है वो काम कर रहे हैं. अब गैप कहाँ पर आता है? सिटीजन डिससेटिस्फाइड है तो क्या होगा? सब कुछ तो एज पर कॉन्स्टिट्यूशन हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग लॉ बना है, लॉ के अकॉर्डिंग इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, लेकिन फिर भी अगर सिटीजन डिससेटिस्फाइड है तो वो क्या करेगा? ओके, हाँ, कोर्ट में जा सकता है, कोर्ट में अपील करेगा. कोर्ट किसके हिसाब से जजमेंट देगा? कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से देगा. और जब वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जजमेंट दे रहा है और उसमें गवर्नमेंट की कोई क्लॉजेस सही से इम्प्लीमेंट होते हुए नहीं दिख रही हैं तो क्या भाई, गवर्नमेंट ने तो लॉज उसके अकॉर्डिंग ही बनाए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग. उन्होंने कहा कि हम तो एज पर पॉलिसी चल रहे हैं, जो एग्जीक्यूटिव हैं वो एज पर पॉलिसी चल रहे हैं, गवर्नमेंट एज पर कॉन्स्टिट्यूशन चल रही है. जब सुप्रीम कोर्ट देखता है कि इन दोनों का आपस में अगर कॉम्बिनेशन बन भी गया तो भी सिटीजन के फेवर में प्रैक्टिकल टर्म्स में नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन करता है. पैनल बैठता है, जजेस का बेंच बैठता है, और उसमें मेजॉरिटी के केसेस में जो मेजॉरिटी होती है जो उस चीज़ को एक्सप्लेन करती है, किसको एक्सप्लेन करेगी? कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सप्लेन करेगी, इम्प्लीमेंटेशन को एक्सप्लेन करेगी, कीपिंग इन व्यू जो हमारे सिटीज़न है जिसने PIL लगाई है, जिसने रिक्वेस्ट पुट फॉरवर्ड की है, उसको देखते हुए वो उसके इम्प्लीमेंटेशन को देखेंगे. और जहाँ पर वो लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट में डिससेटिस्फेक्शन शो करता हुआ दिखेगा, देन द सुप्रीम कोर्ट इज गोइंग टू एक्सप्लेन व्हाट इज रिटन इन द कॉन्स्टिट्यूशन. क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले अब नहीं हैं, इट्स अ लिविंग डॉक्यूमेंट है, बट दे आर नॉट देयर, तो इसको हम इंटरप्रेट कर रहे हैं. अब वो तो इतने साल पहले बना गया, आज के लोगों के हिसाब से चीज़ें सी, उस समय AI नहीं था, उस समय इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, लेकिन आज चीज़ें बढ़ रही हैं. आज के सिनारियों में कौन उसको किसके ऊपर मतलब इम्पैक्ट पड़ रहा है उसका? आज के लोगों पे. तो उस केस में जो सुप्रीम कोर्ट है उसका रोल ये हो जाता है कि नॉट जस्ट कि वो जजमेंट पास करे, बट ऑल्सो वो ये चीज़ डिफाइन करे कि किस तरीके से ये जो पूरी हमारी पॉलिसीज़ हैं, ये जो पूरा एग्जीक्यूशन है, वो सिटीज़न के डिससेटिस्फेक्शन में ना हो. प्रियांशु ने कहा कि वो प्रोटेस्ट कर सकते हैं, ठीक है,
प्रोटेस्ट कर सकते हैं, लेकिन क्या प्रोटेस्ट करना ही काफ़ी है या प्रोटेस्ट करने से ही हो जाता है? क्या होगा भाई, प्रोटेस्ट तो कर दिया, अब लोग जाके धरने पे बैठ जाते हैं, बट गवर्नमेंट की जो वर्किंग है वो डिस्टर्ब होती है उससे। आपने देखा काफ़ी समय तक किसान आंदोलन चलता रहा, पूरा दिल्ली बॉर्डर सील किया जा रहा था, तो जितनी भी गुड्स एंड कम्युनिटी दिल्ली में आ रही थी हरियाणा से या दूसरी स्टेट से, वो डिस्टर्ब हो रही थी। अब अल्टीमेटली अगर कोई प्रोटेस्ट चलता है स्टेट के अंदर, कोई भी डिस्ट्रिक्ट के अंदर, कहीं पर भी किसी भी बॉडी के अंदर, तो आम जो आपके सिटीजन्स की जो वर्किंग है वो डिस्टर्ब होती है, उससे लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब होता है। और कितनी देर तक वो प्रोटेस्ट ज़्यादा नहीं चल सकता, क्योंकि एवरी ह्यूमन बीइंग हैज़ अ पोटेंशियल। कोई भूख हड़ताल पे बैठ जाता है, कोई अपनी बातें मनवाने के लिए और जो अलग तरीके से प्रोटेस्ट करने रहते हैं, एट टाइम्स वो प्रोटेस्ट वॉलेंट हो जाते हैं, लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब हो जाता है। सो दैट इज़ नॉट द सोल्यूशन। द सोल्यूशन इज़ अ सिटीजन कैन गो अप टू द सुप्रीम कोर्ट और वहाँ पर वो कॉन्स्टिट्यूशन का हवाला देगा, कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा हुआ है, लेकिन मुझे एक्सप्लेन किया जाए क्या ये फेयर है या नहीं। ये नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया गया वी आर गवर्निंग बाय लॉ, ठीक है। सो इन चीज़ों को आज हम देखेंगे कि कैसे कैसे डिफरेंट केसेस हमारे सामने आए, उन केसेस में सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने क्या जजमेंट दी और उस जजमेंट पर किस तरीके से हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन की जो आर्टिकल्स हैं उनको अमेंड किया गया, एक्सप्लेन किया गया। आई होप आई एम क्लियर बाय दिस। ओके, तो हम आर्टिकल 1 to 12 को ही आगे लेते हुए चलेंगे। ओ आई थिंक आई हैव ओपन्ड द रॉन्ग पीपीटी। प्रियांशु, आई नीड योर हेल्प। मुझे ये वाली पीपीटी नहीं, ये वाली ओपन करनी थी, दिस वन, नॉट दिस। अभी जो कॉपी किया मैंने ये वाला, द इंडियन, ये वाली उसमें चाहिए, उसमें चाहिए। हाँ, ये बंद कर दो, ये वाली नहीं चाहिए। नहीं, द फंडामेंट। उसमें खोल दो, चलो मैं लिखूंगी नहीं, खोलो फिर, लेट्स नॉट वेस्ट द टाइम। इसको बंद करो, इसमें ये खोल दो यहीं पे। ओके, या आई टेक दैट, थैंक यू। सो हम ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं इनको आगे लेते हुए चलेंगे। आज हम 1950 से 2025 तक के मेजर जो केसेस आपके यूपीएससी प्रीलिम्स में और मेंस में पूछे जाते हैं, जिसमें मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस बनते हैं, वी आर गोइंग टू कवर। सो दीज आर द फ्यू केसेस दैट वी आर गोइंग टू टेक अप। वी आर गोइंग टू टेक अप AK गोपालन केस, मेनका गांधी। इनको हमने ब्रीफली पिछले लेक्चर में टच किया था, बट नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इन डेप्थ stories behind them. Olga Tellis, श्रेया श्रृंगल केस एंड पुट्टास्वामी केस। और यूपीएससी में एक क्वेश्चन जो मैं आप लोगों से पुट फोर्थ कर रही थी, ये जरूर आता है यूपीएससी में, ड्यू प्रोसेस। और आपका जब आप, एक तो होता है आप ड्यू प्रोसेस पे कोई चीज़, जैसे मैंने कहा एज पर द पॉलिसी इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। दूसरा वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इज, आपने ड्यू प्रोसेस तो फॉलो कर लिया, बट इज इट फेयर और नॉट, we are going to discuss that in detail. तो इन पॉलिसीज़ को अभी हम आगे डिटेल में लेने वाले हैं। अब बिफोर वी स्टेप इनटू दैट, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रूल ऑफ लॉ एंड रूल बाय लॉ? वर्ड्स को देखते ही क्या समझ में आता है? ये पढ़ा होगा आपने, व्हाट इज रूल ऑफ लॉ? क्या होता है रूल ऑफ लॉ? ओके, और रूल बाय लॉ जो कि डिक्टेटरशिप में होता है ना? मैंने जो बोल दिया यही लॉ है, यही होगा, ठीक है। यहाँ लॉ सुप्रीम ज़रूर है, बट एट द सेम टाइम इट विल लुक फॉरवर्ड टू फ्रॉम द डेमोक्रेटिक पर्सपेक्टिव, और वहाँ पर डिक्टेटरशिप का रहता है। देखिए,
जो एवी डाइसी है उन्होंने ये बात करी थी, नो वन इज अबव लॉ, जिसको कहते हैं रूल ऑफ लॉ, कि लॉ सबसे पहले है और उसके अकॉर्डिंग ही सारी चीज़ें गवर्न की जाएंगी। ठीक है, नाउ लॉ स्ट्रिक्टली कंट्रोल द गवर्नमेंट्स एक्शन। गवर्नमेंट जिस भी चीज़ से काम कर रही है, जो हमने पहले भी समझा, वो लॉ के अकॉर्डिंग काम कर रही है, बट एट द सेम टाइम इट शुड नो दैट इट इज़ प्रोटेक्टिंग द सिटीजन्स लिबर्टी। ठीक है, एट द सेम टाइम फाउंडेशन है, और वहाँ पर आप एक टाइप से आप ब्रॉडर परसेप्शन में समझें, ब्रॉडर परसेप्शन में समझे तो रूल ऑफ लॉ एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का हिस्सा है, और रूल ऑफ लॉ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का है, रूल बाय लॉ जो है वो डिक्टेटरशिप गवर्नमेंट का हिस्सा है। ठीक है, आगे हम देखते हैं एक और चीज़ यहाँ पर, इसके ऊपर हम थोड़ा सा डिस्कशन और करेंगे, दैट इज़ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। क्या समझते हैं कॉन्स्टिट्यूशन? कॉन्स्टिट्यूशन पता है आपको, हमारा जो रिटन डॉक्यूमेंट है, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म? The government that works with the principle of limited government. Principle of limited government. जब गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग चल रही है, एट द सेम टाइम उसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं। इट्स नॉट लाइक कि वो जैसा मन चाहे आर्बिट्रेरी तरीके से वो चली जा रही है। सो देयर शुड नॉट बी एनी आर्बिट्रेरी एक्शन इन टर्म्स ऑफ द गवर्नमेंट, इट शुड बी लिमिटेड बाय इट्स रूल्स एंड रेगुलेशंस। अब स्टेट एक्शन अगेंस्ट सिटीजन एक्शंस। अब क्या होता है, जो अभी मैं बात कर रही थी, प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ एंड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। एक बार थोड़ा इन चीज़ों को दोनों को डेप्थ में देखेंगे कि पहले कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन यूएस फंडामेंटल राइट यूएस राइट से लिए गए हैं, फंडामेंटल राइट से। अब यूएस फंडामेंटल राइट्स में क्या होता है कि अगर कोई भी पार्लियामेंट लॉ बनाती है, उसको ये देखा जाता है कि वेदर इट इज़ फेयर और नॉट, एंड देन उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन होता है। सो जो ब्यूरोक्रेसी है, इट इज़ नॉट अ काइंड ऑफ अ मशीनरी दैट सिंपली इम्प्लीमेंट्स वट एवर द पार्लियामेंट इज डिसाइडिंग, इट ड्यू टेक्स हैज़ अ डिसीजन मेकिंग पावर। तो जब हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स को लिया, तो हमने यहाँ पर उसको एलिमिनेट किया। लाइक व्हाट वी वर हैविंग ओनली प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, दैट वाज स्पेसिफिकली इन द जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन। बट जो यूएस कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें ये पूछा जाता है क्या ये लेजिस्लेटिव लॉ है। पहले देखा, जो एग्जीक्यूटिव है वो ये देखता है कि क्या ये एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन लॉ है, ठीक है, वो इम्प्लीमेंट करेगा, पर अगर वो फेयर होगा तो। ठीक है, इट्स नॉट लाइक कि जो हमारा सिटीजन है उसके जो राइट्स हैं उसके साथ इनजस्टिस हो रहा है, उसको आप रीचेक नहीं कर रहे हैं। सो द सेम इज, जब आप इस चीज़ को देखते हो, इट इज़ प्रोसीजरली, जो डिस्कशन का क्वेश्चन होता है यहाँ पर आपके मेंस में, कि कैन अ प्रोसीजरली परफेक्ट लॉ बी अ अनकॉन्स्टिट्यूशनल। एक जो मैं अभी शुरुआत से जहाँ से हमने शुरू करी थी, आई एम अगेन कमिंग बैक टू दैट, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग एक परफेक्ट लॉ बना हुआ है, क्या वो भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो सकता है? हो सकता है ना। एंड देयर आर केसेस, वी आर गोइंग टू डिस्कस दोज केसेस। तो जो आपने बना दिया उसको आपको चेक करना है इम्प्लीमेंटेशन के टाइम पर कि क्या किसी की राइट्स का, किसी की ड्यूटीज़ का, किसी के साथ इनजस्टिस तो नहीं हो रहा। सो दैट इज़ व्हाट वी नीड टू सी, दैट इट इज़ जस्ट एंड रीजनेबल। अब बात करते हैं आर्बिट्रेरीनेस की, कि क्या होता है कि कई बार ये कहा जाता है सिटीज़न के कि मेरे साथ भेदभाव किया गया है, मनमाने तरीके से मेरे लिए जजमेंट लिया गया है और मैं इसके अगेंस्ट कोर्ट में जा रहा हूँ। सो ये जो आर्टिकल 14 है, इट डिमांड्स नॉन आर्बिट्रेरीनेस ऑफ फॉर ऑल, कि भाई मनमाने तरीके से पार्लियामेंट मान ले सहमति बन गई, ठीक है, पार्लियामेंट ने लॉ पास कर दिया, बट वो आर्बिट्रेरी लग रहा है सिटीजन को। सो व्हाट अ सिटीजन कैन डू इन दैट केस, ही कैन अपील टू द सुप्रीम कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट कैन चेक द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दैट लॉ वेदर इट इज आर्बिट्रेरी और नॉट। अब कन्फ्लिक्ट क्या हुआ, यहाँ पर जो हम केस के बारे में बात करेंगे, ईपी रोयप्पा केस के बारे में। अब हुआ क्या था, एक आईएएस ऑफिसर थे, ठीक है, उनका ट्रांसफ़र किया गया। ही वॉज एन आईएएस ऑफिसर इन द स्टेट ऑफ, कौन सी स्टेट में, साउथ में थी, साउथ की एक स्टेट में ही इज़ एन आईएएस ऑफिसर ईपी रोयप्पा, ठीक है। इनका ट्रांसफ़र किया गया और इनको एक डिपार्टमेंट का चेयरमैन बना दिया गया,
ठीक है। अब चेयरमैन के पास लिमिटेड पावर थी एज एन आईएएस ऑफिसर, ही वाज द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, उनके पास पूरे स्टेट के पावर्स थे। तो उन्होंने कोर्ट में अपील करी कि ये तो पॉलिटिकली ड्रिवन ट्रांसफ़र है और मेरे को आर्बिट्रेरी तरीके से, मनमाने तरीके से गवर्नमेंट ने मेरे अगेंस्ट ये डिसीजन लिया है और आई वांट जस्टिस इन दैट केस। जब ये एक्शन लिया गया तो स्टेट पावर, द एक्शन इज टेक्निकली विद इन द स्टेट पावर, स्टेट की पावर के अंदर था, बट एग्जीक्यूटेड विदाउट लॉजिक। उसने कहा इसके पीछे कोई भी लॉजिक यूज़ नहीं किया गया। अब उस केस में अब क्या होता है, जब केस उसका पहुंचा, केस का रेजोल्यूशन क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एब्सोल्यूट स्टेट डिस्क्रिशन इज इनहेरेंटली अनइक्वल, कि भाई स्टेट का ही डिस्क्रिशन, स्टेट ने जो चाहा, जो उनके वहाँ पर डिसीजन आ गया पार्लियामेंट से, वो अनइक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है। सो आर्बिट्रेरीनेस इज एंटीथेरेटिकल टू इक्वालिटी। अगर आप आर्बिट्रेरी तरीके से करते हैं तो हमारा जो आर्टिकल है इक्वालिटी का, वो उसका दुश्मन हो जाता है। अब मनमाने तरीके से अगर पार्लियामेंट काम करने लगेगी तो व्हाट इज द पर्पस ऑफ हैविंग आर्टिकल 14 इन द आवर कॉन्स्टिट्यूशन, राइट टू इक्वालिटी देने का ज़रूरत क्या है। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट, यहाँ पर जो आपका मेन कीवर्ड आता है दैट इज नॉन आर्बिट्रेरीनेस, यानी आप मनमाने तरीके से कोई भी लॉ नहीं बना सकते। आपने कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा, अपने तरीके से इंटरप्रीट किया एंड द parliament has passed a law that is really an antithetical, enemy है वो उसका। antithetical का मतलब, ये स्टेटमेंट आपके मेंस के क्वेश्चन में आप देखेंगे दिस पर्टिकुलर कोर्ट हैज़ बीन आस्क्ड सेवरल टाइम्स टू एक्सप्लेन कि आर्बिट्रेरीनेस इज एंटीथेटिकल टू इक्वालिटी। ठीक है, तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। मिनिस्टर एंड कॉमन स्टेट फेसेस एग्जैक्ट द सेम लीगल प्रोसेस। आगे हम आते हैं कि एब्सोल्यूट इक्वालिटी विद सोशल जस्टिस। अब क्या होता है कि हमने ये देखा कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, हमारे उसमें है आर्टिकल 15 टॉक्स अबाउट प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। व्हाट अबाउट द रिजर्वेशंस देन, क्या वो डिस्क्रिमिनेशन है? क्या, कौन सा एक्ट है? एफर्मेटिव एक्शन है। जब आप डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं लेकिन एक पॉजिटिव सेंस में कर रहे हैं, discrimination is quota, reservation to uplift something, that is not the negative aspect of it, that is not something against the constitution। अब इस चीज़ में आप कई सारे आपके क्वेश्चंस बन जाते हैं कि विमेन को 2 कोचेस दिए जाते हैं मेट्रो में, आगे स्पेसिफिक कोचेस है ना। सो इसके ऊपर आपका आ सकता है, ये तो आपके कॉन्स्टिट्यूशन में उस टाइप से नहीं दे रखा, लेकिन व्हाट इज इट इज़ बीइंग डन टू affirmatively help the women in the commuting। ठीक है, affirmative action permitted है। यहाँ पे prelims में आपके आता है कि assuming reservation violates the right to equality, no, and आपका reality है Supreme Court views it as a vital extension to of substantive equality। आपका ना ये assertion और statement के जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें ये क्वेश्चन आपका कई बार पूछा गया है। सो प्लीज़ ये जो लैंग्वेज है इसको आप रखना, affirmative जो आपका discrimination है that is permitted। तो इसी तरीके से आपका जो इंदिरा स्वामी, जब मंडल कमीशन केस जो था उसमें क्या था कि इंदिरा स्वामी जो ने केस रखा था स्टेट पर, और द स्टेट ऑफ यूनियन, यूनियन स्टेट, तो उन्होंने रखा कि ये जो ओबीसी है, ओबीसी को 33% रिजर्वेशन, बट यहाँ पर एक ग्लिच था। कितना परसेंटेज उन्होंने हाईएस्ट रखा था कि इतने को हो सकता है? ओनली 50%, नॉट मोर देन दैट। यही ना हो कि रिजर्व कैटेगरी ही आपकी 70-80% हो रही है और फिर वो माइनॉरिटी अपने आप में आपकी अनरिजर्व कैटेगरी बन जाती है। सो दैट इज इक्वालिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। अब एक और हमारे पास केस आता है अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। अब इस केस में क्या बात है कि हमने बात की कि एंड शी वाज राइटिंग सेइंग दैट आई मिस्ड इट दैट पार्ट, अनटचेबिलिटी वर्ड इज रिटन बट नॉट एक्सप्लेन्ड। ठीक है, अब जब एक्सप्लेन नहीं किया गया तो डेफिनेटली कन्फ्लिक्ट आएगा। अब इसी के ऊपर मैंने एक डिटेल में और आपको कुछ स्लाइड्स दिखाने वाली हूँ कि हाउ दिस आर्टिकल 17 हैज़ बीन एक्सप्लेन्ड मोर, और किस तरीके से ये जो एट्रॉशन ऑफ SC/ST एक्ट जो है वो आपका एग्जिस्टेंस में आया। अब बात करते हैं इसके बारे में कि
अब हुआ क्या, साउथ में आपने कई जगह देखा होगा, कई टेम्पल्स के अंदर विमेन आर नॉट अलाउड, है ना, दे आर नॉट अलाउड टू एंटर द, अब क्या ये डिस्क्रिमिनेशन है? डिस्क्रिमिनेशन है विमेन के अगेंस्ट एट द, बट वहाँ पे ये भी एक केस आया था, वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट एज वेल। जब हम बात कर रहे हैं कि विमेन जा नहीं सकती, मेन के और विमेन के अगेंस्ट ये डिस्क्रिमिनेशन हो गया है, तो वो कोर्ट में जब गए, एक तरफ तो सोशल नॉर्म्स हैं आपके, रिलीजियस कस्टम है, और एट द सेम टाइम ये भी आपका आता है कि एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ये गलत है। तो दोनों केसेस में व्हाट डू यू थिंक, you know, a Supreme Court judge has to give a verdict accordingly. What should be the verdict of the Supreme Court? क्योंकि Constitution में तो आपका इक्वालिटी लिखा है, social norms कहते हैं कि ये नहीं होना चाहिए, और ये भी हमारे Constitution में है कि we have a right to choose any religion and follow the customs, जो भी customs है उसको सब follow करते हैं। अब वहाँ के प्रेस्ट ने पुरानी जो प्रथा है उसको चलते चलते इस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं, तो what should be the verdict as a Supreme Court bench? हाँ, उसमें साउथ में टेंपल है, उसमें विमेन को मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान टेंपल में एंट्री अलाउड नहीं है। एग्जैक्टली। तो इसमें जजमेंट, डिसेंडिंग जजमेंट दिया था, इंदू नाम की कोई जज है, उन्होंने, तब मेजॉरिटी भी नहीं थी, 4:1 का जजमेंट आया था, जिसमें सबरीमाला केस में जजेस ने उनको कर दिया था कि मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो विमेन है वो टेंपल में अलाउड नहीं होगी। हाँ। जो इंदू नाम की जो जज थी उन्होंने इसको डिसेंड किया था स्टेटमेंट को। What was the name of the that judge? इंदू माला। ओके, सो इसमें हम ये देखेंगे कि जो ये वर्डिक्ट आते हैं, ये एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वर्डिक्ट बना, क्योंकि यहाँ पर एक और चीज़ आगे रखी गई कि आप हमेशा केसेस जो होते हैं मेजॉरिटी पे रखे जाते हैं, जो भी बेंच है उसमें जो मेजॉरिटी है जो वो डिसाइड करती है, दैट इज़ द फाइनल वर्डिक्ट। बट एट टाइम्स यू सी कि ये एक ह्यूमन डिग्निटी भी है, राइट टू इक्वालिटी भी है, तो वहाँ पर भले ही ये केस क्यों इतना चर्चा में आया, इट्स नॉट बिकॉज द पर्सन वॉज अ हिंदू और ही वॉज शी वॉज द ओनली वन, बट इट बिकेम बिकॉज इक्वालिटी एंड डिग्निटी बोथ आर इक्वल एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, और एट टाइम्स ये होता है कि आप मोरालिटी को चूज़ कर रहे हो या कॉन्स्टिट्यूशन को, तो कॉन्स्टिट्यूशन की भी एक मोरालिटी है, उसको ध्यान में रखते हुए डिक्टेट्स दैट ह्यूमन डिग्निटी एंड एब्सोल्यूट इक्वालिटी subsede any deeply rooted discriminatory practice no matter how historic, चाहे वो कितनी ही पुरानी प्रैक्टिस क्यों ना हो, दोनों का ब्लेंड होना चाहिए, एक तो ह्यूमन डिग्निटी का और साथ ही में एब्सोल्यूट इक्वालिटी। आप एब्सोल्यूट इक्वालिटी नहीं देख सकते। अब उन्होंने मिडवे क्या निकाला है कि ड्यूरिंग दैट ओनली पर्टिकुलर पीरियड विमेन इज नॉट अलाउड, अदरवाइज विमेन इज अलाउड टू एंटर द टेम्पल। ओके, तो इसको हम कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी आगे कंसीडर करने लगे, एलैबोरेट किया इसको हमने। नाउ अब ये भी हमारा ये जो फ्रीडम ऑफ स्पीच का है, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इट, इट इज रिलेटेड टू वन ऑफ द केस इन महाराष्ट्र। कैन यू नेम दैट? श्रेया, यस, श्रेया सिंघाल, है ना। अब क्या है, देखो समय के हिसाब से फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है वो अलग अलग तरीके से बदलती रही है। अब फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब ये नहीं है कि मेरे मन में जो भाव हैं उनको मैं व्यक्त नहीं करूं, क्योंकि मुझे डर हो कि फ्रीडम ऑफ स्पीच के अगेंस्ट अगर कुछ एक्शन ले गया तो डेफिनेटली आई विल बी स्यूड। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच जो आपकी ये 6 फ्रीडम है, जो आपकी आर्टिकल 19 जो फ्रीडम बोलता है, जिसमें स्पीच वन ऑफ द फ्रीडम है, वो स्टेट की सिक्योरिटी, पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी, डिफेमेशन और सॉवरेनिटी के अगेंस्ट नहीं होनी चाहिए। अब श्रेया सिंघाल केस क्या हुआ था, अब उन बच्चों ने एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट के अगेंस्ट सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। अब पोस्ट कर दिया तो क्या हुआ, लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब हो गया, बहुत सारे लोग अगेंस्ट हो गए। अब उस केस में जब आपके एक डिजिटल पोस्ट से इतना सब कुछ हेवॉइक क्रिएट होता है, देन डेफिनेटली इट इज़ नॉट कॉल्ड द फ्रीडम ऑफ स्पीच।
पर एट द सेम टाइम पर्सन ये ना सोचे कि मेरी फ्रीडम ऑफ स्पीच पे कुछ क्वेश्चन हो जाएगा तो मैं एक्सप्रेस ही ना करूँ। एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन वी नीड टू लुक फॉरवर्ड, क्या मेरे जो भी हम ऑब्सलीट तो नहीं हो रहे, है ना, इट्स नेवर ऑब्सलीट। फ्रीडम्स आर फंडामेंटल, बट ये ऑब्सलीट नहीं है कि हम एब्सोल्युटली कुछ भी चाहें, हम किसी भी एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए कुछ भी बोलते जा रहे हैं और उसके जो फेवर में लोग हैं वो तोड़फोड़ शुरू कर रहे हैं। सो दैट इज़ वन ऑफ द रीज़न कि जब आपकी इमरजेंसी होती है तो आपकी फ्रीडम ऑफ स्पीच भी जो है वो कब कर ली जाती है, आपकी जो इंटरनेट सर्विसेज हैं वो ले ली जाती हैं, so that it does not multiply it. The state amplifies weighted reasonable restrictions to maintain democratic equilibrium. तो ये जो स्पीच, एसोसिएशन, मूवमेंट, अब यही कारण है कि जब आपने कहा कि लोग धरना कर सकते हैं, आपके पास फ्रीडम है उसकी, यू कैन असेंबल, यू कैन प्रोटेस्ट, यू कैन शो योर रिसेंटमेंट, बट इट शुड नॉट डिस्टर्ब द पब्लिक ऑर्डर। अगर वो पब्लिक ऑर्डर को डिस्टर्ब करता है तो आपने देखा होगा कि पुलिस कम इनटू एक्शन, लॉ एंड ऑर्डर होता है, उस दौरान अरेस्ट भी होते हैं, केसेस भी चलते हैं लोगों के ऊपर, देन एवरीथिंग गोज एज पर द ऑफेंस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग नाउ। हाँ, यही वो मैंने अभी बताया श्रेया सिंघाल केस एग्जैक्टली क्या हुआ था। अब इसी में सेक्शन 66A जो है उसको एक्सप्लेन किया गया कि आपका कोई भी एक्सप्रेशन, इट शुड नॉट बी ऑफेंसिव, अनोइंग एंड इनकन्वीनियंट। ये 3 वर्ड्स सेक्शन 66A में ऐड करके जजमेंट दी गई कि अगर आपका ये जो काम, जो भी आप पोस्ट कर रहे हो या जो एक्सप्रेस कर रहे हो अपने एक्सप्रेशंस में, अगर इन चीज़ों से रिलेटेड है तो कॉन्सिक्वेंसेस रैम्पेंट मिसयूज बाय अथॉरिटीज़ टू अरेस्ट सिटीजन्स फॉर क्रिटिसाइजिंग गवर्नमेंट पॉलिसी ऑनलाइन। कोई भी पॉलिसी आप अपना व्यू ओपिनियन रखो, बट इट शुड नॉट क्रिएट एनी लॉ एंड ऑर्डर डिस्ट्रप्शन विद इन द स्टेट। तो प्रिंसिपल है मेयर क्रिटिसिज्म ऑफ द स्टेट इज़ नॉट अ क्राइम। मेरे को नहीं पसंद आई, गवर्नमेंट ने पॉलिसी निकाल दी कि आपकी रिजर्वेशन होनी चाहिए, या गवर्नमेंट ने एक नई पॉलिसी निकाल दी कि आज जो पर्टिकुलर स्टेट है उसके अंदर यूपीएससी के, या आप ये लिख लो नीट का एग्ज़ाम है, दोबारा हो रहा है इस संडे को, आई एम नॉट हैप्पी विद इट, आई एम शोइंग रिसेंटमेंट टूवर्ड्स द गवर्नमेंट, आई एम शोइंग रिसेंटमेंट टू द मिनिस्ट्री, दैट इज़ एन अगेन अ सिंपल थिंग। बट अगर मैं कुछ ऐसा किसी एक पोस्ट पर मेंशन कर रही हूँ जिससे लोग सड़कों पे उतर आते हैं, जिससे लोग बसों को जलाने लग गए हैं, देन इट इज़ एन ऑफेंस। ओके, सो चिलिंग इफेक्ट ऑफ द फ्री स्पीच नहीं होना चाहिए ना। ये बहुत बार गोल्डन ट्रायंगल के ऊपर आपके क्वेश्चन आता है, मेंस में आता है, प्रीलिम्स में भी कई बार आया हुआ है, एंड दैट इज़ कि ये जो म्यूचुअल डिपेंडेंस है तीनों आर्टिकल्स का, आर्टिकल 19, 14, 19 एंड 21। अब जब ये गोल्डन ट्रायंगल बनता है, द सुप्रीम कोर्ट रीड दीज आर्टिकल टुगेदर एज एन इंटीग्रेटेड। देखो आपके पास इक्वालिटी का आर्टिकल है, दैट से वी आर इक्वल इन फ्रंट ऑफ लॉ, बट एट द सेम टाइम इक्वालिटी किस केस में, जब हमने मेनका गांधी केस में देखा कि इक्वल है, ठीक है, बट एट द सेम टाइम वी नीड टू हैव अ फेयर जजमेंट। लेट मी टेक यू बैक टू दैट पर्टिकुलर मेनका गांधी केस। आगे ले रखा है शायद मैंने उसको, आई विल टेक इट नेक्स्ट। सो मेनका गांधी केस में क्या होता है, उनका पासपोर्ट इम्पाउंड कर दिया गया था। अब अच्छा 1950 में जब गोपालन केस में क्या हुआ था, उन्होंने कहा एज पर पार्लियामेंट इनको डिटेन किया जाएगा, दैट वाज डन। उस केस में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ नहीं फॉलो किया गया था, प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय, प्रोसीजर फॉलो किया और सुप्रीम कोर्ट ने देखा ठीक है भाई एज पर प्रोसीजर इसको डिटेन करना चाहिए, उन्होंने कर लिया। बट जब मेनका गांधी केस में बात हुई, वहाँ पर जब मेनका गांधी के पासपोर्ट को इम्पाउंड किया गया, देन द सुप्रीम कोर्ट के विद अ जजमेंट टू लुक फॉरवर्ड, क्या ये फेयर है या नहीं, क्या उसकी जो पर्सनल लिबर्टी है इसको हम कब कर रहे हैं। तो वहाँ पर हम देखते हैं कि तीनों जो आपके ये हैं आर्टिकल्स हैं, ये एक कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं और एक इंडिविजुअल के लिए इन तीनों को ही देखते हुए कोर्ट जजमेंट देता है। कुछ कहना चाहते हैं आप अंजलि? ओके,
ठीक है, अ वैलिड लॉ मस्ट सर्वाइव द टेस्ट ऑफ ऑल द थ्री नॉट्स साइमल्टेनियसली, इफ इट वॉलेट्स वन इट इंटेंडेड टू वॉलेट्स द अदर। अगर मैंने किसी को राइट टू इक्वालिटी नहीं दी है तो उसकी फ्रीडम भी कब हो रही है, ठीक है, एट द सेम टाइम उसकी पर्सनल लिबर्टी जो है उसको भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट होता है। तो तीनों का आपस में कॉम्बिनेशन लेते हुए सुप्रीम कोर्ट जजमेंट देता है। नाउ या दिस वाज समथिंग आई वाज टॉकिंग अबाउट। अभी हमने बात करी फिजिकल बॉडी अगेंस्ट अरेस्ट, दैट वाज गोपालन केस। उसके बाद हमने इसमें देखा आर्टिकल 21 और एक्सपैंड होता है। सुप्रीम कोर्ट विद द ड्यू कोर्स इसको एक्सपैंड करता है मेनका गांधी केस में, जिसमें ट्रैवल टू अब्रॉड में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के साथ क्या ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ अप्लाई किया गया इंस्टेड ऑफ ओनली प्रोसीजर, कि प्रोसीजर ही नहीं, आप देखिए क्या ये बिल्कुल फेयर और जस्ट है या नहीं। उसके बाद आप देखते हैं राइट टू लाइवलीहुड। एंड व्हाट इज दिस ओल्गा टेलिस केस? क्या हुआ, पटरी पे जो लगाते हैं फेरी वाले उनको वहाँ से हटाया गया। अब जो एक रेडी चलाता है पर्सन, उसका राइट टू लाइवलीहुड है, उसको कमाने का अधिकार है, वी हैव अ फ्रीडम टू वर्क एनी ऑक्यूपेशन ऑप्ट करने के लिए। अब वो लोग जब कोर्ट में गए उन्होंने कहा कि हमारा तो एज अ कॉन्स्टिट्यूशन राइट है, राइट टू लाइवलीहुड है ना। अब इस केस में एनीवन ऑफ यू कैन यू नो इफ यू हैव रेड लक्ष्मीकांत, क्या जजमेंट निकल के आया राइट टू लाइवलीहुड का ओल्गा टेलिस केस में? एज्यूम कर लिया है। उन्होंने इसी चीज़ को एक्सपेंड किया है कि ठीक है राइट टू लाइवलीहुड है, पर अगर ये लॉ एंड ऑर्डर, अब मेरे को वो करने का अधिकार है कि भाई मैं कोई भी ऑक्यूपेशन कर सकती हूँ, क्या मैं रोड के बीच में बैठ जाऊँ? मैं तो भाई अधिकार है, चाहे उससे ट्रैफिक जाम हो, चाहे लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब, इज इट ओके? नो, एवरीथिंग नीड्स टू बी लुक फॉरवर्ड कि क्या ये वाकई में प्रोसेस फॉलो किया गया है। ठीक है, आपको लाइवलीहुड का अधिकार है, बट एट द सेम टाइम इट शुड नॉट डिस्टर्ब द वर्किंग ऑफ द डे टू डे एक्टिविटीज़ ऑफ द गवर्नमेंट। तो वहाँ पे उन्होंने अगेन अपनी इस राइट को एक्सप्लेन किया गया कि इट शुड नॉट, फेरी वाले अगर आप लगा रहे हैं और वो रास्ता ही नहीं छोड़ रहे हैं जाने के लिए, सो व्हाट्स द पॉइंट ऑफ हैविंग दैट राइट। ठीक है, नेक्स्ट पुट्टास्वामी एंड एमसी मेहता केस क्या था उसमें कि पुट्टास्वामी केस, यस, पुट्टास्वामी केस में क्या हुआ था? राइट टू प्राइवेसी। और प्राइवेसी क्या थी वो? आपके पास अपने सबके पास फ़ोन है ना, आपने पासवर्ड भी लगा रखे होंगे, यूजुअली लगाते हैं हम लोग, है ना। तो मैं सिर्फ इतना पूछना चाहूँगी कि अगर हमारे फ़ोन की को कोई अगर अनअटेंडेड रखा है, पासवर्ड नहीं लगा हुआ, और कोई उठा के देख ले, उसमें आपका फ़ोटोज़ देख ले, व्हाट्सएप के मैसेजेस देख ले, सो व्हाट इज़ दैट्स कॉल्ड? इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी है। डिजिटल वर्ल्ड में ये प्राइवेसी है। अब गवर्नमेंट क्या कर रही है? गवर्नमेंट करती है, आपका आधार कार्ड बनाया, 2017 का केस है ये, आधार कार्ड बनाया, आधार कार्ड में आपके बायोमेट्रिक इम्प्रेशंस लगे हैं, आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन ली है, हर एक चीज़ आपकी आज के टाइम पर देखो, आपका बैंक अकाउंट आधार कार्ड से लिंक है, पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक है। तो पुट्टास्वामी केस में क्या था कि भाई गवर्नमेंट मेरी इतनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन क्यों ले रही है? वाई शुड आई? मेरे पास राइट टू प्राइवेसी है, मैं नहीं देना चाहता, मैं नहीं बताना चाहता मेरा खाता नंबर क्या है, और मैं बैंक आधार कार्ड से नहीं लिंक करना। सो उस केस में सुप्रीम कोर्ट केम अप विद द जजमेंट कि आपकी बॉडीली प्राइवेसी हो सकती है, आपकी इंफॉर्मेशन की प्राइवेसी हो सकती है। हम पूछ नहीं रहे हैं आपसे कि आपकी कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो है, जैसे मैंने कहा आपके पर्सनल फोटोग्राफ्स हैं, आपका ये प्राइवेसी हो सकती है। एट द सेम टाइम आपकी डिसीजन मेकिंग प्राइवेसी हो सकती है। बट एट टर्म्स व्हेन गवर्नमेंट इज टेकिंग अप अ डिसीजन टू रन द सिस्टम कंफर्टेबली, तो वहाँ पे वो राइट टू प्राइवेसी के अंदर नहीं आएगा आपका। ठीक है, दैट इज वहाँ पर उन्होंने राइट टू प्राइवेसी को, आपके इस पर्टिकुलर राइट को एक्सपैंड किया, जिसमें एक लार्जर, अभी जैसे आपका सेंसस चल रहा है, सेंसस वाले आते हैं, वो पूछते हैं आपके घर में टीवी है या नहीं, आपके घर में कार है कितनी है, आपके घर में जो अभी जो प्रॉपर्टी का चल रहा है सेंसस, उसमें ये भी पूछा जाता है आपके घर में टाइल के घर लगी हुई है, या आपकी एलपीजी यूज़ करते हैं, आप पाइपलाइन यूज़ करते हो, बट यू आर यूजिंग, सो ऑल दीज आर द डिटेल्स, बट वी आर बाउंड टू गिव इट। दिस इज नॉट द राइट टू प्राइवेसी। हम ये नहीं कह सकते मेरी प्राइवेसी है, मैं तो नहीं दे सकती, नो।
आपकी बॉडीली प्राइवेसी, आपकी अपनी डिसीजन मेकिंग प्राइवेसी, आपकी इंफॉर्मेशन related to your personal life, but information that is required to run the country at a large does not come under the right to privacy. ये क्लियर है आपको? अब एच.सी. मेहता केस भी है. एच.सी. मेहता केस में क्या रहता है कि इन्वायरमेंटल राइट्स हैं. देखो, फैक्ट्री का वेस्ट है, वो पानी जाता है और वो उसको पोल्यूट कर देता है. अब उससे क्या होगा? पोल्यूटेड पानी पिएंगे, आपकी लाइफ को थ्रेट है. तभी मैं इसमें पीछे वाले में हमने देखा लाइफ राइट टू लाइफ है और पर्सनल लिबर्टी इन अंडर आर्टिकल 21 वो हमें नुकसान देता है. अब उस केस में अगर आपकी मेरी राइट है कि मेरे पास जो भी रिसोर्सेज मिले वो मेरे को जिंदा रहने के लिए कंफर्टेबल महसूस कराएं. उस केस में जब हमने ये देखा एच.सी. मेहता केस में, व्हाट द केस वाज ऑल अबाउट कि पोल्यूशन जो है वो आपकी जान की कीमत पर आ रहा है. आप मतलब पोल्यूशन है तो उससे आपकी वाटर पोल्यूशन है, कंटेमिनेटेड वाटर है, यू आर बाउंड टू डाई और गेट सम डिजीजेज इन द ड्यू कोर्स. तो एब्सोल्यूट लिबर्टी तो हो सकती है, फैक्ट्रीज को ठीक है आप रन करो, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ द इन्वायरमेंटल पोल्यूशन. अगर वहाँ पर हो रहा है तो आप ये नहीं कर सकते कि हमारे पास को तो लिबर्टी है कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग कि हम कोई भी ऑक्यूपेशन कर सकते हैं, कैसे भी कर सकते हैं, बट अगर उससे इन्वायरमेंटल पोल्यूशन हो रहा है और उस इन्वायरमेंटल पोल्यूशन से किसी की लाइफ को थ्रेट होता है और मासेस की लाइफ को थ्रेट होता है, देन डेफिनेटली यू आर डूइंग द वर्क दैट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल. तो यहाँ पर आप देखेंगे एक एक चीज़ को आगे केसेस में सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट्स में उसको एक्सप्लेन किया जा रहा है, उनको इलेबरेट किया जा रहा है. अदरवाइज व्हाट पीपल वर थिंकिंग, मेरे पास तो इक्वालिटी है, मेरे पास तो लिबर्टी है, मेरे पास तो फ्रीडम है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ. सो दैट इज नॉट व्हाट द कॉन्स्टिट्यूशन हैज मेंट फॉर. ठीक है, अब आगे हम बढ़ते हैं. सो यही है आर्टिकल 21 जो है एक लिविंग ट्री है जिसको आप देख पा रहे हैं. सबसे पहले उसको बहुत ही नैरो ब्रॉडर सेंस में लिया गया. देन इट हैज़ कम, मतलब आप इसमें देखोगे कि पहले तो ये रखा गया कि प्रोसेस फॉलो कर लो, फिर उसके बाद आप ये देखो कि ठीक है या नहीं. देन यू हैव सेन कि भाई अपने लिए नहीं, आपने जो आपने ओल्गा टेलिस केस में देखा कि ऐसा ही नहीं है कि आपको कुछ भी ऑक्यूपेशन करने का हक है तो आप कहीं भी बैठ के कर सकते हो. यू नीड टू लुक फॉरवर्ड टू द सोसाइटी एट अ लार्ज. आपकी जो पर्सनल लिबर्टी है, आपकी जो फ्रीडम है, उससे दूसरों को तो नुकसान नहीं हो रहा. इसका मतलब नहीं है मुझे राइट है तो मैं अपनी इंडिविजुअल राइट को ही देखूंगी. देन नॉट ओनली द सोसाइटी, इन्वायरमेंट एट द लार्ज. तो ये एक लिविंग ट्री की तरह, आप इसको, ये क्वेश्चन कई बार आता है कि ये जो आर्टिकल 21 जो है वो लिविंग ट्री की तरह है. इट्स टेक्सुअल वर्डिंग हैज़ नॉट चेंज्ड सिंस 1950. कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा है वो चेंज नहीं हुआ सिंस 1950, बट द एक्सप्लेनेशंस कीप ऑन ब्रॉडनिंग अप. एक्सप्लेनेशंस आगे बढ़ती गई एंड इट्स जो इसके जुडिशियल केसेस हैं उसके अकॉर्डिंग एवरी ह्यूमन बीइंग जो है उसकी डिग्निटी को प्रोटेक्ट करने की इस आर्टिकल ने कोशिश करी है, चाहे वो उसकी अपनी इंडिविजुअल की हो, चाहे सोसाइटी की हो, चाहे एनवायरनमेंट की. आई होप आई एम क्लियर बाय दिस. या ये जो फिजिकल बॉडी है इसमें अगर पुलिस प्रोटेक्शन में लेती है तो मारते पीटते वो उसके लिए, देखो वही बात है, मरना नहीं चाहिए बंदा. आप कस्टडी, आप ये तो बहुत सारे हमने मूवीज़ में भी देखा है. इफ़ अ पर्सन डाइज इन द इवन इन द जुडिशियल कस्टडी, द पुलिस इज बाउंड टू गिव एन एक्सप्लेनेशन टू इट, और इनफैक्ट टर्मिनेशन, सस्पेंशन वो होते हैं. आप किसी की राइट नहीं ले सकते मरने की. वो राइट सिर्फ और सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट पर है. किसी भी पुलिस ऑफिसर या किसी भी कस्टडी में कोई व्यक्ति को जान से मार देना या इतना हरास करना या टॉर्चर करना इज़ अनकॉन्स्टिट्यूशनल. जिंदा है ना, हाथ पैर तो वो तोड़ते ही तोड़ते हैं. मतलब आई एम सेइंग कि पीटना, उसको इंटेरोगेट करना, फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट ये तो हिंदुस्तान में ही है कि उसको बहुत सीवियरली बहुत मारने का हम मूवीज़ में देखते हैं, है ना. सो कहने का मतलब ये है कि आप लाइफ नहीं ले सकते. ही हैज़ अ फ्री, मतलब उसको लाइफ, अपना आर्टिकल 21 है वो उसको ज़िंदगी के लिए प्रोटेक्ट करता है. बट अगर उसको इंटेरोगेट किया जा रहा है, उसको एक टाइप से उसे फिज़िकली उससे कुछ बुलवाने की कोशिश की जा रही है, दैट इज़ नॉट अनकॉन्स्टिट्यूशन. लेकिन अगर वो इतना सीवियर हो जाता है कि पर्सन लूजेज द लाइफ, देन दैट इज़ अ पॉइंट ऑफ क्वेश्चन. अभी न्यूज़ थी कि किसी को मार दिया था तो फिर वो उस
प्रोसीजर था वो था कि आपको ह्यूमन राइट कमीशन को रिपोर्ट देनी होगी और फिर दे विल डू What? मतलब कि वो डिसीजन लेंगे ह्यूमन राइट कमीशन वाले। वो एज पर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो करेंगे, प्रोसीजर नहीं, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो करेंगे। देखो अब क्या होता है, जो भी नया केस आता है वो पिछले केसेस का हवाला देते हुए अपनी बात को रखते हैं। अब अगर हमने एक केस में, मेनका गांधी केस में ये फॉलो किया कि ड्यू प्रोसेस होना चाहिए, तो डेफिनेटली उस केस में भी अब जवाब देंगे वो ह्यूमन राइट कमीशन। और डेफिनेटली ह्यूमन राइट कमीशन किस लिए है? एक ह्यूमन बीइंग की लाइफ और उसकी डिग्निटी को प्रोटेक्ट करने के लिए कमीशन। ह्यूमन राइट कमीशन को जवाब देने के लिए सिर्फ जवाब देना ही काफ़ी नहीं है, उस जवाब पर ह्यूमन राइट कमीशन आगे क्या रिपोर्ट बनाता है और उस रिपोर्ट को जब कोर्ट में पेश किया जाता है, कोर्ट क्या जजमेंट लेता है, पनिशमेंट उसके तरीके से डिसाइड होगी। दैट डजंट मीन दैट ऑफिसर और दैट पर्सन विल बी एग्जम्प्टेड। एग्जम्पशन नहीं है, आप समझो। ह्यूमन राइट कमीशन को दो आप रिपोर्ट, ह्यूमन राइट कमीशन एज पर द लॉ उसको रिपोर्ट बनाएगा और आगे प्रोसेस फॉलो होगा। मैंने जो मेनका गांधी केस है जी। इसमें ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ मतलब पर्पस ऑफ लॉ और लॉ जस्ट है या नहीं, फेयर है या नहीं, ये देखा गया। मैम पर जो इसमें जो क्लैश हुआ था वो दोनों का था कि जो प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ था और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ था, इनमें क्लैश था कि जो प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ है वो इन कोऑर्डिनेशन ऑफ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ नहीं था। हाँ नहीं, देखो मैं वहीं पर दोबारा आती हूँ। देखो ये दो चीज़ें हैं, एक है प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, मैंने वहीं पर आ रहे पार्लियामेंट ने कानून कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग बनाया और ब्यूरोक्रेट्स ने उसको फॉलो कर दिया। वही हुआ जैसे आपने गोपालन केस में क्या उन्होंने, और सुप्रीम कोर्ट में जब वो अपील गई तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, उसने सिर्फ क्या देखा कि अच्छा ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, इस हिसाब से फॉलो हुआ है, दैट्स डन। जब आप ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की बात करते हैं, वहाँ पर ये देखा जाता है, डिसाइड किया जाता है इवन एट द लेवल ऑफ द ब्यूरोक्रेसी, क्या ये फेयर है या नहीं उसके लिए। उसके पास एक डिसीजन मेकिंग क्लॉज आता है और सुप्रीम कोर्ट भी उसी के अकॉर्डिंग चीज़ों को देखता है, जो कि पहले मिसिंग था। अगर ये जो मेनका गांधी राजीव गांधी की वाइफ थी, वाइफ नहीं थी, सिस्टर संजय गांधी हाँ उनकी बहन है। की फैमिली में थे। हाँ। ये तो एक तरीके से स्टेट मतलब की अथॉरिटी आ गई थी, तो इनके संग ऐसे क्या हुआ कि इन्हें जरूर इनका पासपोर्ट जब्द कर लिया गया था। मैम अगर इनकी प्राइवेसी है कि जो प्राइवेसी का फ्रीडम है बाहर जाना है, पर जो मतलब मेरे कहने का मतलब जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है, अगर ये प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ इस हिसाब से नहीं है, अगर किसी को जाना है उसी दिन बाहर और पर कुछ स्टेट कह देता है कि आप कल जाना, क्योंकि प्रोसीजर है कि हमें आपको चेकिंग वगैरह करनी है, तो ये तो सही है। हाँ वही थे। अब यहाँ पर क्या है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ ये डिसीजन मेकिंग देता है सुप्रीम कोर्ट को भी और लेजिस्लेटिव को भी, सॉरी एग्जीक्यूटिव को भी, कि वो ये देख पाए क्या ये सही है या नहीं, वेदर इट इज़ जस्ट और नॉट। जस्ट है तो ये नहीं है कि उसने ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का मतलब ये हो गया कि भाई पक्का पक्का उसको फॉलो ही करना है। अरे किसी को बाहर जाने की आज़ादी है, फ्रीडम है, तो ये देखे तो सही कि उसके बाहर जाने से वो भगौड़ा होकर तो नहीं भाग रहा है, ठीक है, वो विजय माल्या तो नहीं बन रहा है। हम सब किसी को भी फ्रीडम है हिंदुस्तान से अब्रॉड जाने की विद द ड्यू परमिशन, बट वहाँ पर जो डिसीजन मेकिंग वाली बात थी वो अर्लियर मिसिंग थी। यहाँ पर वो चीज़ है कि एक बार चेक किया जाए ये फेयर है या नहीं। अगर फेयर है अलाउ करो, अगर फेयर नहीं है तो स्टॉप इट। इसका मतलब ये नहीं है कि आपने ये कह दिया कि हाँ जी उसका पासपोर्ट तो जब्त नहीं होना चाहिए, तो किसी का भी पासपोर्ट जब्त नहीं होना चाहिए। That is not it. If the passport has been impounded, see the reason why it has been impounded. जो कि गोपालन केस में नहीं था, उन्होंने कहा हमने तो देख लिया जी एज पर कॉन्स्टिट्यूशन गलती है और हो गया, बट एक बार चेक तो करो कि क्या वाकई में ये है या नहीं, क्योंकि उनके डिटेंशन को 1 साल और बढ़ा दिया गया, बढ़ाया जा रहे थे डिटेंशन को, लेकिन पहले देखो तो सही ये सही हो रहा है या नहीं हो रहा। एनी अदर? हाँ पुट्टा स्वामी वाला केस है। हाँ तो अब मैम हम चाहते हैं कि हमारे 2047 तक जो इकोनॉमी मतलब कि हमारा स्टेट है जो विकसित भारत हो जाए, डेवलप हो जाए जी। तो मैम उसके लिए तो पॉल्यूशन तो करना पड़ेगा। पोल्यूशन करना पड़ेगा अपनी वो
इकोनॉमिक्स वाली मैम और इन्वायरमेंट पढ़ाती है ना मैम, उनसे पूछिएगा। सी देखो, विकसित होने का मतलब ये नहीं है कि आप एग्जिस्टेंस को थ्रेट पे लेकर आओ। इन्वायरमेंट एंड पॉलिटी बोथ शुड को एग्जिस्ट। कोई भी पॉलिटिकल डिसीजन अगर अगेन वही आप आर्टिकल 21 को तो थ्रेट पे ले आओगे फिर, है ना? बैलेंस होना चाहिए। आप हाँ जी प्लीज़। मतलब कि जो स्टेट है वो सुप्रीम अथॉरिटी उससे नहीं कुछ कह सकते। किसको नहीं कह सकते? स्टेट अथॉरिटी सुप्रीम। हाँ हाँ मैं मतलब कि अभी जो है कि ये क्लीन एनवायरनमेंट है, पर अगर हम सिनेरियो देखें कि जो सारे डेवलप्ड नेशन है कि वो तो एक्सप्लॉइट कर चुके हैं अपने एनवायरनमेंट को, और वो दूसरों को कह रहे हैं कि मेरे ख्याल से इंडिया से ज़्यादा पोल्यूटेड कोई नहीं है एंड दिल्ली इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट पोल्यूटेड सिटी इन द वर्ल्ड, है ना? तो देखो आप इस चीज़ को नहीं, एंड अगेन इट्स अ मैटर ऑफ डिस्कशन, और ये चीज़ आप लोगों को डिस्कस करनी चाहिए एंड वी विल बी डिस्कसिंग मोर ऑन दिस, एंड राइट नाउ इफ़ यू फील लाइक वी कैन डिस्कस एज वेल। देखिए, एनवायरमेंट पोल्यूशन कोई भी चीज़ को जस्टिफाई नहीं करता कि हमें विकसित भारत होना है, हमें पोल्यूशन करना है। आप तो विकसित भारत की कह रहे हो 2030 तक, ये भी रखा गया है कि ज़ीरो कार्बन एमिशन होगा। ज़ीरो कार्बन एमिशन क्या है? ये जो आपकी इंडस्ट्रियल फैक्ट्रीज़ हैं, इनसे जो ओमिट होता है सारा पोल्यूशन, कार्बन डाइऑक्साइड जो भी ओमिट होती है, मोनोऑक्साइड ओमिट होती है, ये कहा गया है कि जितनी भी जो कंस्ट्रक्शन कंपनीज़ हैं वो अपना प्लान इस तरीके से बनाएं कि उनके पूरे प्लान के अंदर अगर ज़ीरो कार्बन एमिशन है, देन ओनली द गवर्नमेंट इज़ गोइंग टू अप्रूव दैट प्लान। और अभी तक तो उसके ऊपर कोई प्लान ही नहीं आ रहा था। तो it is in contrast to what you are saying. We are developing, but we are making the policies that will make a Viksit Bharat not at the cost of environment. ठीक है, आप जीरो इमिशन पॉलिसी पढ़िएगा उसको, दैट इज़ द जीरो इमिशन पॉलिसी कि आपके जो भी कंस्ट्रक्शन, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो पोल्यूशन होता है वो हमारी कंस्ट्रक्शन कंपनीज की जरिए होता है। ठीक है, केमिकल फैक्ट्रीज वगैरह के लिए भी कुछ ना कुछ साइंटिफिक हम एंटीडोट्स ढूंढ लेते हैं, बट कंस्ट्रक्शन कंपनीज, और उसमें जो आर्टिकल 21 जो कहता है कि हमें लाइफ राइट टू लाइफ है, कितनी लाइफ्स चली जाती हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द फ्यूम्स दैट वर इमिटेड ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन साइट। ठीक है, तो इस चीज़ को आगे ले सकते हैं, और कोई भी केस आपको इसमें और डिस्कस करना है अभी? कैन वी मूव अहेड? ओके, अब ये जो तुम बात कर रहे थे अभी तुमने डिस्कस कर लिया द रेजोल्यूशन कि ब्लाइंड प्रोसीजर डिफेंस नहीं होना चाहिए, आंखें बंद करके नहीं होना चाहिए कि भाई जी प्रोसीजर फॉलो किया, इफेक्टिवली रीडिंग, और जो अमेरिकन स्टाइल है, और ये भी प्रीलिम्स में क्वेश्चन आता है कि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन जो है, जो फंडामेंटल राइट है, उसमें ड्यू प्रोसीजर ऑफ लॉ है या ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है, तो उससे रिलेटेड भी आपके स्टेटमेंट्स और असर्शंस होते हैं। ठीक है, दिस assuming the Menka Gandhi case amended the text of the constitution, it only altered the Supreme Court's interpretation of the existing। मैं फिर हाँ जी, हाँ प्लीज, सुप्रीम कोर्ट की इंटरप्रिटेशंस को यहाँ पर किया गया है। इट डिडंट चेंज द टेक्स्ट कि हमने टेक्स्ट में वो कर दिया हो कि हमने लिख दिया है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, टेक्स्ट में चेंज नहीं हुआ है, प्लीज़ रिमाइंड यू, उसकी इंटरप्रिटेशन को बताया। तो हमने ये अमेंडमेंट नहीं है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, इट इज़ एन एक्सप्लेनेशन टू द रिटन टेक्स्ट। वहाँ पर उन्होंने एक्सप्लेनेशन दे दिया है कि वो फेयर और जस्ट, रीजनेबल और नॉन आर्बिटरी होना चाहिए। आ गया तुम्हारा यस प्लीज बोलो। तो फिर ये जो स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं ये फुटपाथ ऑक्यूपाई कर रखे हैं, बिल्कुल कर रखा है, तो फिर पुलिस उन्हें हटाती क्यों नहीं? हटाती है, किसने कहा नहीं हटाती है? आप फरीदाबाद का देखो, आप इसकी बात कर रहे हो इलीगल, ये जो कहते हैं ना वो जो ऑक्यूपाई करते हैं कोई भी, आपका नेहरू कॉलोनी है फरीदाबाद में, जस्ट लुक एट द सोशल मीडिया यू विल फाइंड इट, पूरा उनको रातों रात पूरी की पूरी जो कॉलोनी है उसको खाली कराया जा रहा है, उनके घर तोड़ दिए जा रहे हैं। आप देखते हैं कि म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जो होता है समय समय पर वो ये देखती रहती है कहाँ पर इलीगली इंट्रूजन हो रहा है, कहाँ पे लोग अपनी जो ज़मीन है उससे बाहर
एरिया ऑक्यूपाई कर रहे हैं, सो दे कीप ऑन टेकिंग द एक्शंस अगेंस्ट इट। एंड अगेन इट इज़ नॉट अनकॉन्स्टिट्यूशनल। आप ये कहो मेरे को तो रहने का अधिकार है, मैं हिंदुस्तान का नागरिक हूँ, मेरे पास सिटीजनशिप है, मैं वोट भी देती हूँ, मेरे को रहने क्यों नहीं दे रहे हो? नो, दैट इज़ अनकॉन्स्टिट्यूशनल। ठीक है, तो अभी इसी पे आते हैं। लाइवलीहुड हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, वी हैव अ राइट टू लाइवलीहुड, बट पेमेंट डेवलप्स फैक्ट्स क्या था? फेसिंग आर्बिट्री म्यूनिसिपल इविक्शन। अब इसमें क्या था? पेमेंट डेवलपर्स जो हैं उनको मनमाने तरीके से इविक्ट किया जा रहा था। ठीक है, एक होता है आप एज पर कॉन्स्टिट्यूशन इविक्शन कर रहे हैं, एज पर कॉन्स्टिट्यूशन, एज पर अगर उन्होंने वाकई में एरिया ऑक्यूपाई करा है तो आप कर रहे हैं। अगर वो आर्बिट्ररी है, मनमाने ढंग से है, तो वो एज पर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। राइट टू लाइवलीहुड इज इक्वल टू राइट टू लाइफ। सो प्रिंसिपल क्या है? डिप्राइविंग अ पर्सन ऑफ देयर मीन्स ऑफ लाइवलीहुड इफेक्टिवली डिप्राइव्स देम ऑफ लाइफ इटसेल्फ। तो अगर आप मतलब अपनी जीविका ही नहीं कमाओगे, आप अपना अर्निंग ही नहीं करोगे, तो यू विल डाई समडे, यू नो। तो इसको आर्टिकल 21 में इंक्लूड किया, यही मैंने आपको MC मेहता केस में बताया। दैट इज़ क्लीन एयर एंड वाटर। अगर आप ये देखो अभी दिल्ली में कितना पोल्यूशन बढ़ता जा रहा था, ठीक है, वाई गवर्नमेंट टुक अप द डिसीजन कि हम ऑड एंड इवन रूल लेते हैं, है ना, कार नंबर्स का ऑड एंड इवन किया, कार पूलिंग को प्रमोट कर रहे हैं। भाई गवर्नमेंट इज टेकिंग अप दैट डिसीजन। ये नहीं कि उनको अपनी पॉपुलैरिटी बढ़ानी है कि जी हम तो ऑड एंड इवन होना चाहिए, ये नो नो नो, इट इज़ द राइट ऑफ अ इंडिविजुअल डिसीजन। न्यूज़पेपर्स में हर जगह और इवन कोर्ट में लोग अपील कर रहे थे कि वाई अगर वो गवर्नमेंट ऐसा नहीं करेगी, ठीक है, अगर जो गवर्नमेंट है वो इस चीज़ को फॉलो नहीं करेगी तो लोग कोर्ट में जाएंगे कि वी आर नॉट गेटिंग द क्लीन इन्वायरमेंट टू लिव। ओके, सो यहाँ पर पॉल्यूट, ये तो हमने कवर कर लिया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। नाउ पुट्टास्वामी केस। अब यहाँ पर आप देखिए समय समय के हिसाब से आपकी जो प्रिवेसी की राइट्स हैं वो चेंज होती जा रही हैं। पहले हमारे पास डीप फेक वीडियोज़ नहीं होते थे, आज आप देखते हो कोई सेलिब्रिटी है उसका, आज तो AI को तो आप तो नरेंद्र मोदी जी के मीम्स कितने वो करते हैं। अब ये कहें कि तो मेरी प्रिवेसी में है, किस किस के खिलाफ करेंगे, यू नो। सो लेकिन अगर एक स्पेसिफिक पर्सन या एक इंस्टीट्यूशन किसी की प्रिवेसी के अंदर इंट्रूड करता है, किसी को डिफेम करने की कोशिश करता है, या बहुत ऐसे एक्सटेंट में करता है कि वो व्यक्ति, आपने देखा होगा कई सारे सेलिब्रिटीज़ जो होते हैं वो केस करते हैं इंडिविजुअल के अगेंस्ट, है ना। क्यों? क्योंकि उसकी राइट टू प्रिवेसी है, उनकी अपनी पर्सनल लाइफ है, और उसको अगर गलत तरीके से प्रोजेक्ट किया जाए या डिफेम किया जाए देन दैट इज़ अनकॉन्स्टिट्यूशनल, और सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर एज पर द लॉ, एज पर द सिनारियो वर्डिक्ट देता है। सो प्रिवेसी इज़ नॉट आइसोलेटेड, अपने आप में अकेली नहीं है प्रिवेसी। मैं किसी भी चीज़ को प्रिवेसी कह दूँ, नो। आप बैंक और फाइनेंशियल डिटेल्स, अगर आपकी बैंक वाला ही मांग रहा है, आपको लोन लेना है, बैंक वाला कहे कि अच्छा बताइए आपके पास कौन कौन सी FD है जिसको आप मॉर्टगेज रखें, आप कहें मेरी तो राइट टू प्रिवेसी है, मैं नहीं दे सकती, दैट्स नॉट अ राइट टू प्रिवेसी। आपको ये समझना होगा राइट टू प्रिवेसी किसके अंडर आती है। जो हमने कहा आपकी बॉडीली प्रिवेसी, ठीक है, एट द सेम टाइम आपकी प्रिवेसी इस बात की कि आप अपनी कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन वो शेयर नहीं करें, पर उसका अगर गवर्नमेंट एट लार्ज फंक्शनिंग में रोल है तो यू नीड टू शेयर दैट, ठीक है। मेडिकल रिकॉर्ड्स हैं आपके, ठीक है, मान लो खुदा ना खास्ता मुझे कोई प्रॉब्लम हो जाती है एंड इंश्योरेंस कंपनी अगर पूछेगी और मैंने नहीं बताई, फॉर एग्जाम्पल आई एम हैविंग 3 एग्जिस्टिंग डिजीज़ और इंश्योरेंस में मुझे क्लेम करना है, तो डेफिनेटली आई नीड टू पुट अप। और अगर मैं उसमें कहूँ ये तो मेरी अपनी प्रिवेसी है, मैं बताऊँ ना बताऊँ, नो। और उस केस में अगर मैं कोर्ट में जा रही हूँ, देखो जब तक वहाँ पर पहली लेवल पे तो इंश्योरेंस कंपनी कहेगी यू हैव टू क्लेम, अदरवाइज यू विल नॉट गेट अ क्लेम, यू नो, यू हैव टू पुट फॉर द डिटेल। सो आधार बायोमेट्रिक, ये सब हमने यहाँ पर पढ़ा। अब हमने आर्टिकल 23 और 24 में ह्यूमन ट्रैफिकिंग के बारे में पढ़ा था। हमने ये भी पढ़ा था किस तरीके से चाइल्ड लेबर जो है वो भी आर्टिकल 24 के अंदर प्रोहिबिट है, ठीक है। अब इस चीज़ में देखिए, कोई भी चीज़ से स्टेट आप पर इन्फोर्स नहीं कर सकता। अब मान लो चाइल्ड लेबर है, प्रोहिबिट है, ठीक है, लेकिन अगर कहीं पर चाइल्ड लेबर हो रहा है बिलो 14, दैट इज़ हजार्डियस कंडीशंस में हो रहा है, देन
आप सुप्रीम कोर्ट में वो जाते हैं या जो भी केस है उनके अगेंस्ट बनता है, दैट इज़ अनकॉन्स्टिट्यूशनल। बट अगर कोई बच्चा जो है वो एक ऐसा काम कर रहा है जिससे उसके एक तो राइट टू एजुकेशन है, एजुकेशन के साथ साथ वो कुछ ऐसा कर रहा है जो वर्क है बट इट्स नॉट हज़ार्डियस। आप में से कितनों ने ये सुना है आजकल जेंसीज जो कहते हैं, इनफैक्ट जेन अल्फा कहते हैं कि मैं स्कूल क्विट कर रहा हूँ और मुझे अपना स्टार्टअप शुरू करना है। अब उसको राइट टू लेबर मतलब चाइल्ड लेबर में काउंट करेंगे? क्या करेंगे? क्यों? काम कर रहा है वो और स्कूल भी क्विट कर दिया उसने, विलिंगली कर, फोर्स्ड नहीं है। ठीक है, तो अगर लेबर फोर्स्ड है और हज़ार्डियस कंडीशंस में है देन दैट इज अंडर आर्टिकल 24। ठीक है, बेगिंग है, चाइल्ड ट्रैफिकिंग, बेगिंग है, वो सारा अंडर आर्टिकल 23। अब क्या है, हाँ, अब इस पे आ जाते हैं हम कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, जो हमने अभी भी केस अभी डिस्कस किया कि अगर किसी मंदिर की या मस्जिद की, अब इसमें एक और चीज़ आती है, इट्स नॉट ओनली द केस दैट वाज डिस्कस्ड हेयर कि साउथ में जो मंदिर है उसमें विमेन का जाना बंद था। मुस्लिम कम्युनिटी जो है वो कहीं पर भी बैठकर नमाज़ पढ़ सकती है, दैट इज़ अगेन अ रिलीजियस प्रैक्टिस। ठीक है, वो रोड पे भी कई बार आप जाते हैं मस्जिद के सामने, अंदर जगह नहीं होती, दे सिट ऑन द रोड एंड डू। इज इट कॉन्स्टिट्यूशनल? थिंक अबाउट इट, वो भी रिलीजियस प्रैक्टिस है। हाँ, मेट्रो में कर रहे हैं, ट्रेन में कर रहे हैं, इवन रोड पे जो हो रहा है वो तो ट्रैफिक जाम कर देता है। बताइए उसमें क्या करता है? क्या करना चाहिए सुप्रीम कोर्ट को? ऑर्डर को हार्म ना करे, ये तो ठीक है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को करना क्या चाहिए? इक्वल है सबको, अपने रिलीजियस है, प्रैक्टिस है, उनको भी करने का हक है। अंदर जगह नहीं मिली मस्जिद में, वो बाहर बैठ गए, अब उससे ट्रैफिक जाम हो रहा है तो उनकी गलती थी, उसकी तो राइट टू है, उसको कोई भी रिलीजन वो फॉलो कर सकता है, फ्रीडम। बताओ, होना तो नहीं चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट इसमें क्या बीच का डिसीजन निकाल सकता है? क्या होना चाहिए भाई? उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा ना, कॉन्स्टिट्यूशन को, उस राइट को एक्सप्लेन ही तो करना पड़ेगा ना। क्या करना चाहिए? कि वो अपना प्रैक्टिस चालू रखे पर ऐसे पब्लिक ऑर्डर को डिस्टर्ब ना करे। ओके, देखिए ये चीज़ें सिर्फ प्रीलिम्स और मेंस तक लिमिट नहीं है। डोंट थिंक कि यूपीएससी में जो भी आप पढ़ रहे हो, आपको और टीचर्स में भी कई बार इस चीज़ को रीइंस्टेट करा होगा, आपकी किताब नहीं है यूपीएससी। लक्ष्मीकांत किताब, उनको पेपर बनाने वालों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एंड इवन व्हेन यू आर इनटू द इंटरव्यू, उनको नहीं फ़र्क पड़ता आप कौन सी किताब डीडी बासु पढ़ के आए हो या लक्ष्मीकांत पढ़ के आए हो या कौन सी बुक पढ़ के आए हो या किस इंस्टीट्यूशन से पढ़ के आए हो। वो आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड लेता है। आप इंटरव्यूज़ देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन, वो ये क्वेश्चन तो उनको पता है कि आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है, टेम्पल वाला, इस केस के बारे में आप पढ़ के आए हैं, कहीं ना कहीं प्रीलिम्स में आपने कोई आंसर किया होगा, मेंस में आंसर लिखा भी होगा आपने। दे मे आस्क यू दीज क्वेश्चंस। ठीक है, एज एन IAS ऑफिसर आपकी स्टेट के अंदर लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब हो जाता है क्योंकि एक हाईली थिकली पॉपुलेटेड एरिया में मस्जिद है और वहाँ पर जो लोग हैं दिन में 2 बार 3 बार वो ट्रैफिक जाम वहाँ हो जाता है। व्हाट विल यू डू एज अ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफ दैट सिटी? सोच के आना इस चीज़ के बारे में। उनके लिए कोई एरिया जो हमारे जो ऐसे सबके लिए पब्लिक एरिया हो वो उन्हें अलॉट कर दे, वहाँ पे कर लिया, लेकिन वो तो मस्जिद में करना चाहते हैं, है ना। दैट कुड बी वन ऑफ द बेस्ट सोल्यूशन कि कोई और एरिया डेजिग्नेट कर दिया जाए। और कोई ऑप्शन सोचिए, क्योंकि ये जो है एक प्रेजेंस ऑफ माइंड आपके ये क्वेश्चंस चेक करते हैं। ये क्वेश्चंस ये चेक करते हैं कि व्हेन यू आर गोइंग टू बी इन अ डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी, व्हेन यू आर गोइंग टू टेक अप मेंटेन अ लॉ एंड ऑर्डर इन अ स्टेट और अ डिस्ट्रिक्ट, तो आप क्या एक्शन लोगे। तो इन चीज़ों के बारे में प्रिपेयर करो अपने आप को, अपने आंसर्स को, कीप ऑन थिंकिंग अबाउट इट, कीप ऑन रिसर्चिंग अबाउट इट, क्योंकि ये, और ऑनेस्टली स्पीकिंग अभी इसके ऊपर कोई जजमेंट नहीं हुआ है। दैट इज़ द रीज़न यू विल फाइंड
द कम्युनिटी प्रैक्टिसिंग, और वहाँ पर होता है लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब होता है, कहीं पर भी करते हैं, इस पर कोई डिसीजन नहीं हुआ, बट दैट कैन बी पुट फोर्थ बिफोर यू। हाँ जी प्रियांशु। मैं हॉस्पिटल्स में गया था, वहाँ पे ना जो मस्जिद की बात, मतलब उनके लिए स्पेशल प्रेयर रूम होता है, आप एयरपोर्ट में जाते हैं वहाँ प्रेयर रूम होता है। अब एज अ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आपसे काउंटर क्वेश्चन ये कह रहा है, आपके स्टेट में जगह नहीं है, थिकली पॉपुलेटेड एरिया के आप मालिक हो, क्या करोगे उसमें? भाई एयरपोर्ट में तो पहले से ही उन्होंने मतलब उसके जो भी उनका आर्किटेक्चर बना उसमें उन्होंने प्रेयर रूम बना दिया। आजकल तो हर जगह बन रहा है, प्रेयर रूम होता है, इवन यू हैव अ रूम फॉर द इन्फेंट्स ऑल्सो, ठीक है। बट आपका थिकली पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट है और वो आपकी आए दिन, और ये एक दिन की तो रोज की प्रॉब्लम है, ये कभी ना कभी कभार की तो प्रॉब्लम है नहीं कि कोई फेस्टिवल आ गया साल में 1 या 2 दिन लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब हो रहा है और आपने पुलिस फोर्स को उस एरिया में तैनात कर दिया या ट्रैफिक पुलिस को उस एरिया में तैनात कर दिया। पर थिकली पॉपुलेटेड एरिया है, रोज ये प्रॉब्लम आ रही है एज अ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, और एक दिन तुम भी उसी ट्रैफिक में फंस जाते हो एंड यू आर लेट। सोचिए इन चीज़ों को, ठीक है। नाउ आर्टिकल 32, 33, 34, ये जो तीनों आर्टिकल हैं, इन तीनों आर्टिकल्स को कहा जाता है, हमने पहले भी पढ़ा था, दे आर द आर्टिकल्स विच मेक द कॉन्स्टिट्यूशन, की कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ कहाँ पर जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो फॉलो नहीं की जाएंगी। दे आर द रेमेडीज, और यू कैन एक्सेप्शन, सॉरी नॉट रेमेडीज, दे आर द एक्सेप्शन टू द, मतलब ब्रॉडली स्पीकिंग एक्सेप्शन, बट आप इसको समझने के लिए एक्सेप्शन रखिए। तो जैसे ये कहा गया एडीएम जबलपुर जो केस था 1976 का, उसमें ये था कि इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी 1976 में। उस इमरजेंसी के दौरान एक सिविलियन था, ठीक है, उन्होंने स्टेट के ऊपर केस किया कि मेरा इलीगल डिटेंशन हुआ है और मेरी जो राइट्स हैं, अब जैसे इमरजेंसी हो गई, इमरजेंसी में किसी को भी पकड़ा, कुछ भी गलत दिखा उसको उठा के ले गए, तो उसने कहा ये तो मेरी राइट्स हैं कि मैं कहीं पर भी जा सकता हूँ, कहीं असेंबल हो सकता हूँ, और मेरी इन राइट्स को सस्पेंड कर दिया जा रहा है। तो वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने इनको और एक्सप्लेन किया, और वो क्या किया कि ड्यूरिंग द इमरजेंसी जब स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर और ज़्यादा ख़राब होने के हालात हैं, वहाँ पर जो जस्टिस HR खन्ना हैं, उन्होंने कहा, अच्छा इस केस में जजमेंट ये आई कि नहीं, जो मैंने आपको भी कहा कि जब इमरजेंसी प्रोविज़न होती हैं वहाँ पर आपकी फंडामेंटल राइट्स जो होती हैं वो फॉलो नहीं होती, यू नीड टू फॉलो द इंस्ट्रक्शंस एंड द प्रोविजंस ऑफ द इमरजेंसी। पूरे बेंच ने इसमें कहा कि नहीं, उसके अगेंस्ट में फेवर दिया, फंडामेंटल राइट्स आर इंटायरली सस्पेंडेड ड्यूरिंग इमरजेंसी। पर एक जो जस्टिस थे जो इस बात से डिसेंट कर रहे थे, जो उससे अगेंस्ट थे, एंड दैट वाज द लिबर्टी इज़ अ नेचुरल राइट, द रूल ऑफ लॉ मस्ट सर्वाइव इवन इन अ स्टेट ऑफ इमरजेंसी। अरे भाई ठीक है, इमरजेंसी है, पर मेरा जो ज़िंदा रहने का अधिकार है, मेरा जो अगर एक पर्सनल लिबर्टी है, वो इमरजेंसी में भी सर्वाइव होनी चाहिए, ठीक है। तो ये जो केस है, ये एडीएम जबलपुर केस, ये इसलिए बहुत ज़्यादा चर्चा में आया क्योंकि ऑल्दो द केस दिस जस्टिस HR खन्ना, इन्होंने बात को माना नहीं किया, ही लॉस्ट द केस ड्यू टू वन नॉट बीइंग इनटू द मेजॉरिटी, बट दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट बाय हिम कि लाइफ इज़ अ नेचुरल राइट, भाई जिंदा रहना, मेरा ज़िंदगी मेरा एक नेचुरल अधिकार है, ये चाहे वो इमरजेंसी हो, चाहे वो अब एक छोटी सी चीज़ बताओ, हमारे यहाँ अभी हुआ था ऑपरेशन सिंदूर से पहले, बहुत ज़्यादा कई बार ब्लैकआउट कई एरियाज़ में हो रहे थे, पर क्या जिंदा रहना एक नेचुरल राइट जो है वो उस समय कब नहीं की गई थी, बट एट द सेम टाइम ये कहा गया था टू प्रोटेक्ट माई लॉ एंड ऑर्डर, या चीज़ें सुचारू रूप से हो और मेरी किसी गलती से मेरे पर्टिकुलर एरिया में चीज़ें ना हो, तो आई नीड टू फॉलो द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द स्टेट, बट एट द सेम टाइम इमरजेंसी सर्विसेज वर अलाउड इवन ड्यूरिंग कोविड। आपने देखा सोशल डिस्टेंसिंग वॉज देयर, लॉकडाउन होया हुआ था, लेकिन कौन सी सर्विसेज चल रही थी? इमरजेंसी सर्विसेज, मेडिकल सर्विसेज,
फूड सप्लाईज वो चल रही थी, बिकॉज लाइफ जो है वो एक नेचुरल राइट है, उसको आप इमरजेंसी प्रोविजंस में नहीं रख सकते, ठीक है। सो आर्टिकल 32 ऑल अदर फंडामेंटल राइट्स आर डेकोरेटिव। अगर आपके पास ये हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, अगर आपके पास इमरजेंसी प्रोविजंस में अगर आपके दोनों ही बातें आप लेंगे, अगर आप इसको कम्प्लीटली नो करके फॉलो करेंगे तो आपकी सारी जो राइट्स हैं वो खड़ी की खड़ी रह जाएंगी, और अगर आप इसको येस में लेते हैं तो भी लाइफ टू राइट जो है वो आपका, अच्छा इसके ऊपर आपका मेंस में क्वेश्चन लिखने के लिए आता है कि हाउ आर्टिकल 32 इज़ हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो हार्ट ऑफ सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आप दोनों ही ओपिनियन अपने रखेंगे, इमरजेंसी प्रोविज़न फॉलो होना और इमरजेंसी प्रोविजंस में जो राइट है उसका फॉलो ना होना। वाई इन टुडेज क्लास आई हैव केप्ट अप द केसेस ऑल्सो, जब आप आंसर लिखें तो इन केसेस को डिटेल में एक्सप्लेन करें, अपनी बातों को इन केसेस से सपोर्ट करें, करंट सिनेरियोज जो हैं उनसे, बिकॉज ये जो केसेस है ना इनको सारे आर्टिकल्स को एक्सप्लेन किया है, उसके बाद पर रेलेवेंट जो कंटेम्प्रेरी हैं, बिकॉज पॉलिटी हम अभी एक बेस बना रहे हैं। अगर आप देखें अभी पिछली क्लास में वी हैव जस्ट टच्ड अपॉन व्हाट एग्जैक्टली द फंडामेंटल राइट्स हैव बीन एक्सप्लेन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। आज हम इन डेप्थ में ये देख रहे हैं आज के करंट सिनेरियो में ये मतलब उस समय इनको कैसे एक्सप्लेन किया गया। गोइंग फॉरवर्ड वी आर गोइंग टू टेक अप द करंट सिचुएशंस ऑल्सो, जहाँ इन फंडामेंटल राइट्स के बारे में किस तरीके से रखा गया है। तो आप जब भी अपने आंसर्स लिखोगे यू विल हैव अ कंप्लीट इंफॉर्मेशन about that particular article, explanation about it and how it is relevant in today's scenario, ठीक है। सो क्योंकि पॉलिटी इज़ नॉट ओनली कि जो आज मतलब जो हो गया, इट्स ऑल अबाउट आज क्या चल रहा है, उस चीज़ को आपको रेलेवेंस ज़रूर रखना है। कीप योर सेल्फ अपडेटेड एज पर ऑल द फंडामेंटल राइट्स। नाउ हमने रिट्स पढ़े थे, हमारी ये 5 रिट्स थी, हमने हर एक रिट्स के बारे में ये पढ़ा था कि अगर हिबिकस कॉर्पस है, हिबिकस कॉर्पस का मतलब क्या, तो उस पर्सन को लाइव इन बॉडी इन पर्सन कोर्ट में पेश किया जाए। सो इज़ द पर्सन इलीगली डिटेन्ड, अगर पर्सन इलीगली डिटेन्ड है तो ही उसको लाने का रिट पेश करेगा, ठीक है। परफॉर्म ड्यूटी इज़ अ पब्लिक ऑफिशियल फेलिंग द मैंडेटेड ड्यूटी, अगर वो कोई ड्यूटी नहीं कर रहा है परफॉर्म तो कहा जाता है कि आप अपनी ड्यूटी करो, उसको करने के लिए ऑथराइज करने के लिए कहता है। सेरुटारी क्या होता है, डिड अ लोअर कोर्ट सक्सीड इट्स ज्यूरिडिक्शन और पास एन ऑर्डर, मेरा जो ज्यूरिडिक्शन है अगर हरियाणा का है और उस हाई कोर्ट ने अपनी ज्यूरिडिक्शन से बाहर जाकर कोई चीज़ ऑर्डर दे रहा है तो डेफिनेटली द सुप्रीम कोर्ट हैज़ अ राइट टू पास द सैरुटरी रिट। प्रोहिबिशन, स्टॉप कर दो किसी की प्रोसीडिंग, जो भी केस चल रहा है। अगेन लोअर कोर्ट इज अ लोअर कोर्ट अबाउट टू एक्सीड इज ज्यूरिडिक्शन, जैसे ही उसकी ज्यूरिडिक्शन बढ़ेगी सुप्रीम कोर्ट उसको रोक देगा। किस अथॉरिटी से वो काम कर रहे हैं, अगर समवन होल्डिंग अ पब्लिक ऑफिस इलीगली, ठीक है। अगर मान लो मैं सरकारी किसी ऑफिस को अपना बनाकर इलीगली वहाँ पर मैं रहने लग जाती हूँ या उसको ऑक्युपाई करने लग जाती हूँ, तो वो पूछता है सुप्रीम कोर्ट किसकी अथॉरिटी से आप रह रहे हो, वहाँ पर वो वारंटो इशू किया जाता है। सो ये हमने अभी पढ़े हैं, ये एक स्लाइड आप देखेंगे कंसाइज्ड है। लैंडमार्क केसेस कौन कौन से हैं, हमने रोयपा केस पढ़ा है जिसमें नॉन आर्बिट्रेरीनेस के बारे में बात करें कि मनमाने ढंग से कुछ भी नहीं किया जा सकता, इट शुड बी फेयर एंड जस्ट, इक्वालिटी होनी चाहिए। इंदिरा स्वामी केस आर्टिकल 16 को एक्सप्लेन करता है जिसमें रिजर्वेशन जो है ओबीसी रिजर्वेशन के बारे में हमने बात करी। वी हैव टॉक अबाउट श्रेया सिंघाल केस जिसमें ये सिंघाल नहीं सिंगल होता है, ये श्रेया सिंघल, ठीक है। श्रेया सिंघल केस जिसमें आर्टिकल 19 है, डिजिटल फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में बात की गई। अच्छा, कैन यू गेस वन ऑफ अ पर्सन, ओके लेट मी गिव यू अ गेस। अशोका यूनिवर्सिटी का एक प्रोफेसर है जिसको अभी फ्रीडम ऑफ स्पीच के अंतर्गत केस फाइल किया गया है। मैं कंटेम्प्रेरी रेलिवेंस लेकर आ रही हूँ आफ्टर दिस श्रेया सिंघल केस। डिजिटल पोस्ट उसने किया था आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर, और विमेन राइट्स जो है कमीशन जो है उसने उसके अगेंस्ट कोर्ट में केस डाला है और उसको अरेस्ट किया गया। ही इज़ अ प्रोफेसर इन अशोका यूनिवर्सिटी, सुना है आप लोगों ने, प्रोफेसर खान। अब उन्होंने क्या किया था,
और उसको एक्सप्लेन करने के लिए बहुत डिबेट चला है ये, अगर आप न्यूज़ देख रहे हो, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, बहुत डिबेट चला है कि उन्होंने जब ऑपरेशन सिंदूर चला, यू हैव सीन द 2 women who were गिविंग द अपडेट्स. हु वर द 2 women? ऑपरेशन सिंदूर 2 women थी. एक मुस्लिम थी कुरैशी, और देखो अपडेट करो इन चीज़ों को, ठीक है. कंटेम्प्रेरी करंट अफेयर्स अपना देखते रहो, न्यूज़पेपर्स ये तो पिछले हैं, लेकिन करंट अफेयर्स के आपकी जो मैगजीन्स हैं उसमें आएंगी. द 2 women हु वर गिविंग द अपडेट्स, नोट कर लो, 2 women who were giving the updates of the Operation Sindoor. और ये जो मैं आपको बता रही हूँ आर्टिकल 19 वाला, इट्स अ कंटेम्प्रेरी केस वेयर इन प्रोफेसर खान was arrested on the request, on the charge put forth into this court by Women Rights Commission. ठीक है, उन्होंने उसके ऊपर चार्ज लगाया कि उन्होंने दोनों जो विमेन बैठी खड़ी हुई हैं उनके अगेंस्ट, उनको डिफेम करते हुए ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर, उनको डिफेम करते हुए सोशल मीडिया पर पोस्ट डाला गया, विच वॉज फाउंड अनफेयर बाय द सुप्रीम कोर्ट. क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब वो पूरा पढ़ा गया उनका पोस्ट, उसमें उनका डिफेम नहीं किया गया था, उसमें सिर्फ गवर्नमेंट के उस ऑपरेशन सिंदूर को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बात करने की बात करी गई थी. नॉट 2 lines वर पोस्टेड, नॉट इवन अ सिंगल लाइन वॉज शोइंग अ डिफेमेशन ऑफ women who was doing such a grand work. नाम मेंशन थे, बट द implication of the post was not at the which was giving that he was defaming the women. ठीक है, सो इस चीज़ को आप पढ़िएगा. अगेन वी हैव टॉक्ड अबाउट मेनका गांधी, दैट इज ड्यू प्रोसेस. ओल्गा टेरेस, राइट टू लाइवलीहुड था, राइट टू प्रिवेसी आपका पुट्टा स्वामी केस है. ठीक है, अब राइट टू प्रिवेसी में भी आज के टाइम पर आपको कंटेम्प्रेरी इतने आपको होंगे एग्जाम्पल्स जिसमें राइट टू प्रिवेसी पर आप कोट कर सकते हो अपने आंसर्स में, एंड यू विल बी गेटिंग द आंसर्स बेस्ड ऑन दैट. ठीक है, ये ना कहना कि ये तो सी पॉलिटी इज, अगेन आई एम रेफरिंग, कंटेम्प्रेरी जो पॉलिटिक्स चल रही है दैट इज़ ऑल्सो दिस पार्ट ऑफ दिस पॉलिटी. तो आप उस चीज़ को रिलेट करें, अपडेट करें. ये जो आर्टिकल्स हैं, ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं, दीज आर जस्ट द बेसिस सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड दोज केसेस. ओके, देन इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी है, रिलीजियस जो आपका राइट टू ऑप्ट एनी रिलीजन है, देन नेचुरल लिबर्टी एंड हिबिकस कॉर्पस, दैट इज ADM जबलपुर केस. नाउ प्रीलिम्स में आपका कौन कौन से ट्रैप्स होते हैं? ट्रैप्स मतलब कहाँ कहाँ आप फंसते हैं जब क्वेश्चन आता है. पहला, रूल ऑफ लॉ वर्सेस रूल बाय लॉ. ये बहुत बार पूछा गया है, आप पेपर्स उठा के देखिएगा. बोथ कंसेप्ट्स इंश्योर डेमोक्रेटिक गवर्नेंस, दोनों में डेमोक्रेटिक गवर्नेंस है, ये असर्शन है. और इसका करेक्शन क्या है? ये फॉल्स है. रूल बाय लॉ कैन एग्जिस्ट ओनली इन डिक्टेटरशिप एंड रूल ऑफ लॉ इम्प्लाइज कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म. और वहाँ पे आपको कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को भी रिलेट करते हुए आपको क्वेश्चंस हो सकते हैं. जो ऑप्शंस होंगे ना आपके, वो उससे भी रिलेटेड हो सकते हैं, जस्ट टू मेक यू कंफ्यूज. नाउ एब्सोल्यूट फ्रीडम, फ्रीडम ऑफ स्पीच, ये मैं बार बार, ये 3 जो पॉइंटर आर्टिकल्स हैं इन पे बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं. आपका डिजिटल प्रिवेसी के ऊपर आता है, आपका रूल ऑफ लॉ के बारे में आता है, आपका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स के बारे में आता है. मेनका गांधी केस, पुट्टा स्वामी केस, सो ये सारी चीज़ें आप रीइंस्टेट करिएगा. सो ये 4 पिलर्स हैं जो हमने अभी दोबारा आज कवर करे हैं. और इसी के साथ आज मैं एक और चीज़ आपको डिटेल में लेकर आने वाली थी, और वो था आर्टिकल 17. बिफोर आई स्टेप इनटू आर्टिकल 17 इन डिटेल, अब एक बात बताओ, अनटचेबिलिटी है हमारे आर्टिकल 17 में, प्रोहिबिट है. कोविड में कोई किसी को छू नहीं रहा था, है ना, छू नहीं रहा था. वी वर अनटचेबल्स, टच नहीं किया जा रहा था. अब आर्टिकल 17 कहता है अनटचेबिलिटी प्रोहिबिट है, पर उसमें तो प्रैक्टिस की जा रही थी, कह के प्रैक्टिस की जा रही थी. कोई छू लेता था तो उसके अगेंस्ट एक्शन हो रहा था. हाउ वुड यू थिंक दैट? इसके ऊपर क्वेश्चन आपका बनता है, कीपिंग इन माइंड करंट सिनेरियो. बताइए. हेल्थ कार्ड, अनटचेबिलिटी का जो लिटरल मीनिंग है उसके सेंस में अनटचेबिलिटी नहीं है मैम, जो हिस्टोरिकली प्रैक्टिस होती थी लोगों के साथ
जो लोअर कास्ट के साथ, तो उसको अबॉलिश करने के लिए अनटचेबिलिटी वर्ड है, लिटरल मीनिंग में नहीं है। लिटरल मीनिंग में नहीं है। और इसको जब हम आगे क्वेश्चंस में देखते हैं तो हम देखते हैं, ये तो आप लोगों को पता है कि B.R. अम्बेडकर जी ने कहा था डेफिनेटिव वर्क है ये, ठीक है, बहुत डिटेल में उन्होंने कहा था। महात्मा गांधी ने इनको हरिजन के तरीके से अबॉलिश करने के लिए कहा था अनटचेबिलिटी को। लेकिन यहाँ पे देखो, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन जो है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, लेकिन ये जो आर्टिकल 17 है ये अनटचेबल को टू डिक्लेयर अनदर ह्यूमन बीइंग अनटचेबल इज रिकग्नाइज्ड एज अ अल्टीमेट वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इक्वालिटी। मैं इस चीज़ को आगे क्यों एक्सप्लेन करेंगे, हम राइट टू SC/ST के ऊपर आज बात करेंगे कि वो कैसे डेवलप हुई, क्योंकि एक अनदर टॉपिक विच कम्स मोर प्रोमिनेंटली इज दिस कि ये कैसे इवॉल्व हुई, क्योंकि ये हमारी सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 17 था। अब इसको आगे कैसे एक्ट के अंदर कन्वर्ट किया गया। अब आगे आते हैं हम लोग, देखो स्टेट दो तरीके से एबॉलिश होता है। मान लो स्टेट ने मेरे साथ भेदभाव कर दिया, मुझे अनटचेबल कह के मेरे साथ भेदभाव हुआ है, तो एज अ स्टेट अब इस चीज़ को एबॉलिश होना चाहिए। क्या होगा जब एज एन इंडिविजुअल किसी एक पर्सन ने मेरे को कर दिया ऐसा, मैं एक वर्क प्लेस पर काम करती हूँ, उसने मुझे, जिसको कहते हैं जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया एंड विच इज़ नॉट, और मुझे एज अ अनटचेबल ट्रीट कर दिया, या किसी और को मैंने देख लिया उसको एज अ अनटचेबल ट्रीट कर रहा है, वो एक इंडिविजुअल है, वो कहाँ जाएगा? अगर आप स्टेट ने किया तो आप कोर्ट में पहुँच जाओगे, पर एक इंडिविजुअल ने किया तो आप कहाँ जाओगे? पहले स्टेप पर कहाँ जाओगे? पुलिस पे जाओगे। पुलिस किसके अकॉर्डिंग एक्शन लेगा? एज पर लॉ लेगा। सो देयर शुड बी अ लॉ फॉर इट ना, देयर शुड बी अ लॉ, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट तो एज पर आर्टिकल उसको डिफाइन करने लेगा, लेकिन पुलिस वाले जो हैं वो लॉ के अगेंस्ट वो जजमेंट तो नहीं दे सकते सुप्रीम कोर्ट की तरह, वो एक्ट कर सकते हैं, एक्ट करेंगे, परफॉर्म करेंगे उस एक्टिविटी को, वो किसके अकॉर्डिंग करेंगे? अगर वहाँ पर कोई ना कोई लॉ एग्जिस्ट करता होगा। तो यहाँ पर ये ज़रूरत हो गई कि प्राइवेट इंडिविजुअल्स अगर कुछ करते हैं तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए आपके पास कोई ना कोई एक लॉ होनी ज़रूरी है। ये देखिए, व्हाट इज दिस एक्सप्लेन्स द सेम थिंग। अगर आप कोई एक्ट ऑफ अनटचेबिलिटी होती है तो दो केसेस में होगी। अगर स्टेट करता है तो कॉन्स्टिट्यूशनल वॉयलेशन है, वो एज पर कॉन्स्टिट्यूशन उसको जजमेंट देता है, फंडामेंटल राइट्स को इवोक करता है। सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32 और 226 हाई कोर्ट वो रिट ऑर्डर्स कर देता है और उसको स्टॉप करने की बात कर देता है। बट एक कमिटेड बाय इंडिविजुअल है तो वो क्या करेगा? ये तो एक ऑफेंस है मेरे अगेंस्ट ऑफेंस हुआ तो मैं कंप्लेन करूंगी, क्रिमिनल कंप्लेन करूंगी, पुलिस स्टेशन में जाऊंगी, तो वहां पर एक पार्लियामेंट्री लॉ की ज़रूरत है जिसके अगेंस्ट उसके ऊपर FIR हो, FIR के बाद वो पनिशेबल हो, ठीक है। अब दिस इज समथिंग हैपन, क्लोजिंग द इन्फोर्समेंट गैप लेजिस्लेटिव इवोल्यूशन। क्या हुआ? जब 1955 में प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स था, जिसके अंदर आपके ये जो आया हुआ था आर्टिकल 17 के अंदर आया था, ये रिपील कर लिया गया, यानी रिमूव कर लिया गया। और अब करंट लॉ क्या है? SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रॉसिटीज एक्ट 1989। तो अगर अब आपका कोई क्वेश्चन आता है कि अनटचेबिलिटी के रिगार्डिंग कौन सा एक्ट काम कर रहा है, तो दिस इज द करंट एक्ट, दिस हैज ऑलरेडी बीन रिपील्ड यानी रिमूव्ड। देन इसकी स्ट्रिंजेंसी क्या है? ये बहुत माइल्ड था। अब माइल्ड इसलिए था क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं थी। अनटचेबिलिटी, जैसे हमने समझा पहले कि अनटचेबिलिटी वर्ड को था बट उसको एक्सप्लेन नहीं किया जा रहा था, तो बहुत माइल्ड था, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिंजेंट है। आज के केस में अगर SC/ST एक्ट में, या प्लीज़ SC/ST एक्ट के अंतर्गत अगर किसी ने कोई भी वर्ड भी ऐसा इंडिकेटिव वर्ड भी यूज़ किया है, द पर्सन इज पनिशेबल। एंड व्हाट इज द पनिशमेंट? 3 साल की जेल होती है इसके अंदर, इस एक्ट के अंदर 3 साल की स्ट्रेट वे इम्प्रिजनमेंट, ठीक है। लूप होल से ब्रॉड था, इजीली एक्सप्लॉइट किया जा सकता था। भाई मैंने तो नहीं कर अनटचेबल कहा, मतलब बहुत ब्रॉडली था ये। यहाँ पर टाइटली क्लोज्ड है। सुभाष काशीनाथ महाजन केस इस केस में है, आप नोट कर सकते हैं, जहाँ से इसको और ज़्यादा स्ट्रिंजेंट किया जा रहा है। देन
स्पीच ऑफ जस्टिस था, प्रोन टू स्टैंडर्ड जुडिशियल डिलेज, डिले होते रहते थे जुडिशरी के टाइम पर, वो बेचारा अनटचेबल जिंदा भी है या नहीं वो पता ही नहीं चलता था और वो केस चलते रहते थे जुडिशरी में। बट यहाँ पर क्या है, रैपिड रेजोल्यूशन है, क्योंकि ये कहाँ पर रेजोल्यूशन हो जाता है, पुलिस के सामने ही हो जाता है, और वहीं की वहीं पनिशमेंट एज पर लॉ उसको रख दी जाती है। पनिशमेंट, लाइटर पेनल्टी, स्ट्रॉन्गर पनिशमेंट, हाईली रिस्ट्रिक्टेड बेल ऑप्शन, और ये एक नॉन बेलेबल ऑफेंस है, बेल भी नहीं मिलती है इसमें। तो बी वेरी केयरफुल व्हेन यू आर इनटू द सर्विसेज, जो भी आपके सामने हो, यूज द वर्ड्स केयरफुली, दिस एक्ट इज वेरी स्ट्रॉन्ग। ठीक है, द 1955 एक्ट एस्टैब्लिशेस द ऑफेंस बट फेल टू प्रोवाइड द डिटरेंस रिक्वायर्ड फॉर आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 को बनाए रखने के लिए जो रिक्वायर्ड था वो ये आर्टिकल, ये जो एक्ट है ये नहीं कर पा रहा था, इसलिए 1989 में जो एक्ट आया उसने इसको कंप्लीटली सील कर दिया। ये जो बात मैं अभी कह रही थी, जब हम अनटचेबिलिटी को देखते हैं, अनटचेबिलिटी का मतलब नॉट इन, एक ऐसी अनटचेबिलिटी जो परमानेंट स्टेट है, जो मेरे बाय बर्थ है, जो सोशल नॉर्म है, दैट इज कॉल्ड अनटचेबिलिटी हियर। बट विच इज़ अ मेडिकल और टेम्परेरी स्टेट, मान लो किसी को ऐसी बीमारी हो जाती है जिससे वो टच करने से फैलती है, देन व्हाट यू विल डू, डेफिनेटली दैट इज़ नॉट अलाउड। तो अगर ये पर्सन, आप तभी बात है कि हॉस्पिटल्स में आइसोलेटेड वो होते हैं, रूम्स होते हैं, आइसोलेशन के भी होते हैं रूम्स, आईसीयूज़ भी आइसोलेशन के होते हैं, क्योंकि जो कंटेजियस बीमारियां हैं जैसे कोविड-19 है और दूसरी भी हैं, उनके लिए सोशल डिस्टेंसिंग और उसके लिए इन प्रोटोकॉल्स का होना ज़रूरी है। नाउ इकोसिस्टम ऑफ जस्टिस क्या कहता है? इकोसिस्टम ऑफ जस्टिस कहता है एबॉलिशन हो, ट्रू एबॉलिशन किन चीज़ों के उसमें काम करता है। सबसे पहले विजन क्या है, सोशल विल। द moral foundation laid by leaders Ambedkar and Mahatma Gandhi was to eradicate the impurity in humanity. ह्यूमैनिटी के अंदर इम्प्योरिटी को इरेडिकेट करना उनका पर्पस था। और कॉन्स्टिट्यूशनल टेक्स्ट ने क्या कहा कि अनकॉम्प्रोमाइजिंग एब्सोल्यूट प्रोहिबिशन इंश्राइंड इन आर्टिकल 17 विद जीरो एग्जेम्पशन। उन्होंने भी बहुत, अगर आप इसकी पूरी स्टेटमेंट पढ़ोगे, उन्होंने भी बहुत ही स्ट्रेंजेंट तरीके से कहा था कि बिल्कुल अनटचेबिलिटी एग्जेम्प्टेड नहीं है। कहा है अब जो ये आर्टिकल बनता है एससी एसटी एक्ट 1989 बनी है, इसने क्या किया, इन दोनों को मिलाकर इन्होंने इसको और ज़्यादा सील्ड अप कर दिया है, इसको और ज़्यादा इन्फोर्सेबल कर दिया है। ये एक बैकबोन बनी है इस कम्युनिटी के लिए, इंश्योरिंग दैट प्राइवेट वॉल्यूशंस मीट डिफिनिटिव जस्टिस। या प्लीज। बिल्कुल। ओके, बहुत सारे क्वेश्चन एक साथ आए हैं, एक एक करके हम लोग लेते हैं। देखिए, सबसे पहले कौन लेकर आया था रिजर्वेशन? रिजर्वेशन मैंने अभी इवोल्यूशन बताया, हमारा आर्टिकल 17 कहता है कि अनटचेबिलिटी को प्रोहिबिट किया जाना चाहिए और उसके लिए कोई एग्जम्पशन नहीं होता। उन्होंने इतनी बात रखी है, पर इस अनटचेबिलिटी को डिफाइन नहीं किया उन्होंने। ठीक है, डिफाइन विद द ड्यू कोर्स, जब चीज़ें आई हमारे सामने, केसेस आए, तब उसको डिफाइन किया गया। अब हुआ क्या, अनटचेबिलिटी एक बहुत ही ब्रॉड कंसेप्ट था। अब इतनी, और पहली बात क्यों लेकर आए थे, बिकॉज ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर टाइम व्हेन इंडिया गॉट इंडिपेंडेंट, हमारे पास एक ऐसा कम्युनिटी था जो बहुत ही ज़्यादा पिछड़ा हुआ था, उसको अपलिफ्ट करने के लिए, सो दैट दे कम एट पार विद द सोशल सर्कल, इस आर्टिकल को लेकर आया गया। इन स्टडी रिलेटेड भी देखो, आप सिर्फ कैसे अपलिफ्ट होंगे, एक प्लीज़ यू कैन टेक योर कॉल। देखो, आप कभी भी सोसाइटी में एजुकेशन, हेल्थ, ठीक है, इक्वल जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ही आपको अपलिफ्ट करती हैं, और कोई चीज़ तो नहीं आएगा। अपलिफ्ट का मतलब ये थोड़ी है कि जैक लगा दिया और वो अपलिफ्ट हो गया, उनको घर बना के दे दिया वो अपलिफ्ट हो गए। वेयर दे विल अर्न देयर लिविंग, काम तो वो वही कर रहे थे जो सोसाइटी में एक पर्टिकुलर सेक्टर में उनको दे रखा था, वो काम कर रहे थे। वो अब वो काम कर रहे थे, लेकिन इफ़ दे आर ऑल्सो ह्यूमन बींग्स,
उनको इक्वल प्रोफेशन लेने का राइट है, दूसरे जब आप फंडामेंटल राइट्स तो वो उनके ऊपर भी लागू होते हैं। अब वो पढ़ेगा ही नहीं व्यक्ति, तो वो कैसे जॉब लेगा, कैसे वो सोसाइटी में सोशल स्टेटस अपलिफ्ट करेगा। पर्पस ये था कि ये लोग, क्योंकि बहुत समय तक इनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिली हुई पढ़ाई की, इसलिए ये लोग सोसाइटी में आगे आएंगे अगर हम इनको थोड़ा सा प्रोत्साहित करेंगे। इफ वी इंकरेज दीज पीपल टू कम फॉरवर्ड इन द सोसाइटी बाय गिविंग अ सर्टेन रिजर्वेशन। अगर मुझे किसी जॉब के लिए 33% मार्क्स चाहिए और अगर हमने कह दिया कि इनके अगर 28 भी आ जाते हैं, देन दे आर एक्सेप्टेबल। दैट रिलैक्सेशन इज ओनली बिकॉज दे आर जो उनकी पीढ़ियाँ हैं वो अनपढ़ हैं। मेरे पास पढ़ाने के लिए घर पे और भी 4 लोग एग्जाम्पल हो सकते हैं, पर उनके पास दे मस्ट बी द ओनली वन पर्सन हु हैज़ टेकन एन इनिशिएटिव टू स्टडी। The purpose of the constitution maker is to make them at par with the existing social order. और जब वो सोशल ऑर्डर में आएंगे तो अगर वो पढ़े लिखे होंगे, चाहे वो एजुकेशन में हो, फिर एजुकेशन में होने के बाद भी उतना तो नहीं पढ़े ना जितना चाहिए। अरे फिर वही बात जो हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहे थे, इट वॉज मैंशन कि 10 साल के लिए, और उसके बाद जब एक्सटेंड किया तो टाइम लिमिट नहीं दी गई। सो दैट वॉज द बिगेस्ट मिस्टेक दैट वॉज बीइंग डन दैट। ठीक है, और कोई क्वेश्चन इससे रिलेटेड? बिल्कुल। और आई डोंट नो यू आर अवेयर ऑफ इट और नॉट कि वो उन पे चॉइस होती है, वो जनरल कैटेगरी में और अपनी कैटेगरी में दोनों में से कहीं पर भी कंटेस्ट कर सकते हैं। सो अगर मैं एक कैटेगरी को बिलोंग करती हूँ, मेरे परसेंटेज अच्छी आ गई, आई कैन ऑप्ट टू गो इन टू द जनरल कैटेगरी एंड अपॉइंट टेक माई सीट इंस्टेड ऑफ लूजिंग माई कैटेगरी। सो देखो ये सारी चीज़ें हैं, समय के हिसाब से चीज़ें इवॉल्व होती हैं। एंड व्हाट आई एम सेइंग इज डोंट लूज एनी काइंड ऑफ अ होप इन टू द जजमेंट into the Supreme Court, क्योंकि जैसे जैसे चीज़ें सामने आती हैं, Supreme Court keep on amending the things, keep on expanding the meaning of the articles that are written in the Constitution, और acts में amendment होता रहता है। ठीक है, तो that is how it is। आज की इस क्लास से रिलेटेड कुछ और आप लोगों को पूछना, अदरवाइज आई विल मेक यू राइट अ फ्यू थिंग्स दैट आर इम्पॉर्टेंट, दैट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। कुछ पूछना है आज के इससे? आप थोड़े से क्लियर हुए हैं आपको फंडामेंटल राइट्स? वुड यू लाइक मी टू गिव यू वन मोर लेक्चर ऑन इट, मेकिंग दीज फंडामेंटल राइट्स रिलेटेबल टू द करेंट सिनारियोज? आज के जो करेंट टॉपिक्स हैं उससे रिलेटेड एक टॉपिक लेना चाहोगे आप लोग? कुछ होमवर्क खुद भी करके लाओगे? व्हाट डू यू से? लेकर आ सकते हैं? ठीक है, सो आई विल ऑल्सो टेक अप नेक्स्ट क्लास ऑन द सेम टॉपिक। मैं क्या करूँगी, आई विल बी गिविंग यू द रिलेटेबल एग्जाम्पल्स, जो आज के करंट सिनारियोज में जो केसेस आए हैं उनका हम एग्जाम्पल यहाँ पर लेंगे। एंड दोज, इफ़ यू आर सर्चिंग फॉर इट, सर्च नॉट बिफोर 2020 से 2025 के बीच में जो फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड करंट टॉपिक्स हैं उनको प्लीज़ सर्च करके लाओ, उनके जो जजमेंट्स हुई हैं उनको आप देख रहे हो। इट विल प्रिपेयर योर करंट टॉपिक ऑल्सो, इट विल मेक द टॉपिक मोर एनहांसेबल एंड प्रिपेयर्ड फॉर योर प्रीलिम्स एज वेल एज योर मेंस। ये जो आप करके लाएंगे ये आपके प्रीलिम्स के लिए हेल्पफुल होगा। ठीक है, मेंस में तो मोर और लेस आपके ये वाले जो हैं इन्हीं की एक्सप्लेनेशन और इन्हीं के ऊपर आपको एसेज लिखने के लिए कहा जाता है। बट व्हेन यू आर, हाँ जी पूछिए ना। कौन से वाले में? हाँ, क्रीमी लेयर। हाँ, क्रीमी लेयर में आपकी इनकम ग्रुप को एक्सप्लेन किया गया था। ठीक है, देखिए मैं एक कैटेगरी को बिलोंग करती हूँ, ठीक है, एक SC/ST कैटेगरी मान लो है हमारी, और मेरे को उसमें जो भी कैटेगरी है उसके अंदर हमें रिजर्वेशन मिल गया, पर मेरे जो इनकम है वो एक बहुत बढ़िया है, तो क्रीमी लेयर को एग्जेम्प्ट किया गया है उसमें। समझो, वो जो इनकम ग्रुप है जो एक अच्छी लिविंग का है, वो जो इनकम ग्रुप है उसको इसमें एग्जेम्प्ट किया गया है। सो दैट इज़ द मीनिंग ऑफ द क्रीमी लेयर। क्रीमी लेयर इज़ द लेयर तो आप समझ सकते हो, एक ऐसा सेगमेंट जिसमें इनकम जो सोर्स है वो उनका अच्छा है, उनका जो जिसको कहते हैं ना इनकम पर एनुअल जो इनकम है
वो इनकी एक डेजिग्नेटेड टाइम उन्होंने रख रखा है, वो टाइम आप उससे ऊपर आप इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से नहीं आते, वो टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है, क्योंकि हमारी इकोनॉमी में जो पर कैपिटा इनकम है वो बढ़ती रहती है, इनफैक्ट घटती तो है ही नहीं, पर कैपिटा इनकम बढ़ती रहती है, तो उसके अकॉर्डिंग आपकी ये जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है उसकी जो इनकम ग्रुप है उसको वो इंक्रीज करते रहते हैं। आई होप आई एम क्लियर। क्रीमी लेयर इज द इनकम ग्रुप, तो उसको अगर वो इस इनकम ग्रुप में आते हैं तो उसको एग्जम्प्ट करा गया। ठीक है, तो कुछ लिख लें हम लोग, थोड़े से पॉइंट्स बना लें। रिकॉर्डिंग्स से आप लोग देख पा रहे हो या प्रेजेंटेशंस और नोट्स अलग से अपलोड करवाएं? अलग से करा दो, ठीक है। तो सबसे पहले आज हमने जो किया उसका सबसे पहला टॉपिक हमारा था, हमने लिया था प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ठीक है, मैं की पॉइंटर्स लिखवा रही हूँ आपको। ये आर्टिकल 21 से रिलेटेड है, राइट डाउन आर्टिकल 21 बिफोर इट, और जिसके अंदर आप एक्सप्लेन कौन से केस को करेंगे? मेनका गांधी एंड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, दोनों हाँ, तो दोनों ही लिखवाए मैंने। इस प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ AK गोपालन एंड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में मेनका गांधी केस। नेक्स्ट, आर्टिकल 14 में ही आपका आता है EP रोएप्पा केस। और ये स्टेटमेंट आप लोग ज़रूर नोट कर लें, आर्बिट्रेरीनेस इज एंटीथेटिकल टू इक्वालिटी। एंड फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, एंटीथेटिकल क्या होता है? एनिमी। Arbitrariness is antithetical to equality. देन आपने मंडल कमीशन, इंदिरा स्वामी केस के बारे में हमने पढ़ा, जिसके बारे में अभी अंजलि बात कर रहे थे। That comes against which article? 16. Then Shreya Shinghal case. कौन से सेक्शन को इसमें एक्सपैंड किया गया, एक्सप्लेन किया गया? 66A। देन ऑल्गा टेलिस केस, लाइवलीहुड वाला। कौन सा आर्टिकल आता है इसमें? हाँ जी, 21। देन पुट्टा स्वामी केस, अगेन आर्टिकल 21, डिजिटल प्रिवेसी, या आपकी प्रिवेसी ही रख सकते हो, राइट टू प्रिवेसी। We also talked about MC Mehta case, environmental pollution.
देन सबरीमाला केस, Article 15, then ADM Jabalpur case, कौन सा आर्टिकल है इसके अंदर? 21। हाँ जी, हाँ मैं बताती हूँ। जिसमें इमरजेंसी के दौरान एक पर्सन को राइट टू लाइफ जो था उसको थ्रेट रखा था, उसने कोर्ट में गया तो उसने कहा कि मेरा ये फंडामेंटल राइट है कि मैं ज़िंदा रह सकता हूँ, मैं घूम सकता हूँ, मतलब आई हैव ऑल द राइट्स एज पर द फंडामेंटल राइट है ये मेरा राइट टू लाइफ। तो वहाँ पर ये कहा गया था कि जब इमरजेंसी प्रोविजंस होते हैं तो आपकी फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो एब्सोल्यूट हो जाती हैं, ऑब्सोल्यूट हो जाती हैं, ठीक है। तो इसलिए दिस पर्टिकुलर एडीएम जबलपुर केस क्यों ज़्यादा फेमस है ये तो सबको पता है, फंडामेंटल राइट हैं और इमरजेंसी प्रोविजंस भी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। लेकिन यहाँ पे जो जस्टिस थे जिन्होंने इसके अगेंस्ट कहा, उन्होंने ये कहा था कि राइट टू लाइफ इज़ अ नेचुरल राइट है कि हमें ज़िंदा रहने का हक है। तो हमारी वो जो राइट है उसको किसी भी हक में वो नहीं होना चाहिए प्रोविजन। मतलब पहले तो ये हो रहा था जो इंदिरा गांधी के टाइम पर, क्यों वो इमरजेंसी जो थी, अगर आप उसको डिटेल में जब हम इमरजेंसी प्रोविजंस करेंगे तब आप देखोगे तो जो सिविल लिबर्टीज़ हैं वो तो कब की गई थी, जो दिखे जहाँ दिखे वहाँ पर पकड़ा जा रहा था। तो दैट वाज रियली टॉक्ड अबाउट इमरजेंसी। उस इमरजेंसी के दौरान लोगों ने कोर्ट में जब केस किया था तो वो कहा था ये तो हमारी फंडामेंटल राइट भी नहीं रखी जा रही है। तो उन्होंने कहा था कि राइट टू ये जो है जस्टिस HR खुराना है, उन्होंने कहा कि राइट टू लाइफ जो है ये फंडामेंटल राइट है, एक नेचुरल है, एक तो फंडामेंटल है, एक नेचुरल राइट भी है। तो वो किसी भी केस में चाहे वो इमरजेंसी हो या हो वो नहीं होनी चाहिए, ठीक है। कुछ एक क्वेश्चंस और मैं तुम्हारे पास रखना चाहूँगी, थिंक अबाउट देम, ट्राई टू राइट योर आंसर्स ऑन देम। आई एम जस्ट गिविंग यू अ फ्यू मोर क्वेश्चंस। एक स्टेट ऑफ कर्नाटका वर्सेस अप्पा बालू इंगले केस है, जिसमें एक दलित फैमिली को मंदिर में जाने के लिए, वही आपका अनटचेबिलिटी का है, स्टेट ऑफ कर्नाटका वर्सेस अप्पा बालू इंगले केस। और ना तो इसका रेफरेंस देते हुए आप एक डिस्कशन क्वेश्चन है जो आप लिखेंगे, कैन सोशल प्रैक्टिसेस ओवरराइड कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी? कैन सोशल प्रैक्टिस ओवरराइड कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी? यहाँ डेफिनेटली यहाँ पर आर्टिकल 17 के फेवर में कोर्ट ने दिया था, बट यू नीड टू गिव द रेफरेंस ऑफ दिस केस एंड देन राइट योर आंसर बेस्ड ऑन दिस, ठीक है। एक और है, फार्मर्स पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे, ठीक है, और उनकी प्रोटेक्टेड है, राइट है, दे कैन प्रोटेस्ट, दे कैन शो द रिसेंटमेंट टुवर्ड्स एनी बिल, एनी काइंड ऑफ अ गवर्नमेंट लॉ। तो अगर प्रोटेस्ट वायलेंट हो जाता है, क्या रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज की जाती हैं फंडामेंटल राइट पर? तो यहाँ पर केस है हिम्मतला शाह वर्सेस कमिश्नर ऑफ पुलिस। सुना होगा इस केस के बारे में, हिम्मतला शाह। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट ये दिया था कि प्रोटेस्ट करने का राइट है, सब्जेक्ट टू
कि वो रेगुलेशंस के अंदर हो, लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब ना हो। और ये आर्टिकल 19(1)(b) के अंदर आता है। अच्छा, एक क्वेश्चन आपके सामने है, राइट टू एजुकेशन सबको है। मान लो एक प्राइवेट स्कूल किसी बच्चे को जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का है या कोई भी, उसको एडमिशन के लिए मना कर देता है। कौन सा आर्टिकल है ये? पहले तो एजुकेशनल राइट टू एजुकेशन 21A है। अगर वो मना कर देता है कोई भी केस, कोई भी प्राइवेट स्कूल, तो उस केस में क्या होता है? को क्या उसके लिए कोई प्रोविज़न बनाया गया है गवर्नमेंट में? एक केस है जिसके बाद इसमें प्रोविज़न बनाया गया। केस का नाम लिखिए, सोसाइटी ऑफ अनएडेड प्राइवेट स्कूल्स ऑफ राजस्थान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस के बाद इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के बच्चों को 25% रिजर्वेशन दिया जाने लग गया हर एक प्राइवेट स्कूल में। और उसके लिए ये जो इसको बोलते हैं इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, EWS कैटेगरी होती है, ठीक है, उसके अंतर्गत एग्ज़ाम देती है गवर्नमेंट। और जो बच्चे, अगर कोई इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का है, उनको अपना इनकम सर्टिफिकेट देना होता है, और उसके बाद जो बच्चे उसको क्वालिफाई कर पाते हैं उस टेस्ट को, दे गेट द फ्री एजुकेशन इन द प्राइवेट स्कूल, चाहे वो उस शहर का कितना ही बड़ा प्राइवेट स्कूल क्यों ना हो, और दे कैन नॉट से नो टू इट। ठीक है, तो इस चीज़ को रखिएगा, इस केस का आप रेफरेंस रखो। जी, कुछ और पूछना चाहें आप? मैम, ये जो सेक्युलरिज्म है, ये होता है कि इक्वल डिस्टेंस मेंटेन करके रखना हो रिलीजन से। डिस्टेंस नहीं, मतलब सब बराबर हैं। हाँ, तो अगर ये मुस्लिम्स के लिए हर जगह पे एयरपोर्ट वगैरह पे कर रहे हैं, तो हिंदूज के लिए भी करना है? हिंदूज हर टाइम पर पूजा नहीं करते, 5 टाइम की पूजा पाठ आप भी करने लग जाओ तो आपके लिए भी हो जाएगा। दे वर वेरी पर्टिकुलर अबाउट देयर रिलीजियस प्रैक्टिसेस। आर वी? हम दिवाली पे राम जी को याद करते हैं, हम होली पे होलिका जी के का दहन कर लेते हैं, एंड वी जस्ट प्रैक्टिस एज पर द डेज, वी आर नॉट रेगुलर। मैम, वो जो सेक्युलरिज्म का मीनिंग है वो ये है कि जो स्टेट है उसको ये रिलीजियस इंस्टीट्यूशन से, मतलब उनकी जो पावर हो सुप्रीम होनी चाहिए स्टेट की, वो डिस्टेंस जो होता है उसे भी सेक्युलरिज्म कहते हैं। डिस्टेंस को कैसे सेक्युलरिज्म कहते हैं? इक्वल होनी चाहिए। नहीं, हाँ, इक्वल नहीं, मतलब कि जो ये है रिलीजियस अथॉरिटीज ये स्टेट के नीचे आनी चाहिए। ओनली जो मेन डिसीजन पे होगा वो स्टेट का होगा, ये भी सेक्युलरिज्म है। तो वो तो एज पर कॉन्स्टिट्यूशन लेंगे ना डिसीजन। ऑब्वियस, स्टेट तो एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ही डिसाइड। देखो, कॉन्स्टिट्यूशन कहता है सेक्युलरिज्म है, सब इक्वल है, बट इसका मतलब ये नहीं है, फिर वही बात आती है, ये देखा जाएगा किसी की राइट्स का को एक्सप्लॉइट तो नहीं किया जा रहा। आप सेक्युलरिज्म के नाम पर दंगे तो नहीं करा रहे हो। पर ये जो गुजरात में हुआ था, उसके रिपरकशंस हमने देखे हैं, वो सही तो नहीं हुआ ना। देखो, राइट्स यहाँ पर भी होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल तो नहीं था, कॉन्स्टिट्यूशनल तो नहीं था, तो किसने कहा कॉन्स्टिट्यूशनल था? देखो, हम वो देखते हैं, राइट्स हो गए, अपहीवल हो गए, डिस्ट्रेस हो गया, उसके बाद क्या हुआ, कितनों के पास उसके ऊपर केस चले हैं, कितनों की जजमेंट, क्या हमने वो न्यूज़ में पढ़ा? वी हैव जस्ट रेड अबाउट ओनली दिस हैपेंड। अगर वो हो गया है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल है या अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, सुप्रीम कोर्ट विल डिसाइड, एंड द केसेस दैट वर लिवाइड ऑन दोज पीपल, उनकी जजमेंट आएगी, तब वो चीज़ें आएंगी, फिर उनके रेफरेंस देके अगली चीज़ें होती हैं। तो कभी भी कोई भी राइट कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं होता।
जहाँ पर भी अगर लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब हो रहा है वो कॉन्स्टिट्यूशनल हो ही नहीं सकता। क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल क्या कहता है? इक्वालिटी, जस्टिस और सोशलिस्ट हो, हर एक चीज़ लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के परसेप्शन से रखी गई। ठीक है, तो आज की इस क्लास को हम यहीं स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट क्लास के लिए जो मैंने आपको कहा है, आई रिक्वेस्ट यू टू ट्राई टू फाइंड आउट द केसेस, वरना आई विल ऑल्सो गिव यू, और हम एक एक फंडामेंटल राइट को लेके चलेंगे।